आओ जी, हेडिंग बनाओ। डीएनआई एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बना लो जी जरा। हेडिंग बना लो, दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो, इसमें एक वर्ड आया है नेगोशिएबल। क्या मीनिंग होता है इसका? जो भी मनुष्य जीवित है, जिंदा है, ठीक है जी, और वो ट्रांजैक्शंस में हिस्सा ले रहा है, ठीक है ना, सही, तो उसको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में प्रैक्टिस होता है द नेगोशिएबल। सोचो क्या मीनिंग होगा। हैं? कम ज्यादा, हाँ, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि भाई मेरा जो फीस है मेरी, वो है 30,000, ठीक है, पूरे कोर्स की। फिर सामने वाला पूछेगा जी नेगोशिएबल है ये, यानी इसमें हम कुछ कम बत्ती आपसे आस कर सकते हैं। हाँ, मैं कहूँगा हाँ, इससे ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कम नहीं कर सकते। ठीक है ना, सिंपल। इसी को ही नेगोशिएशन बोलते हैं, मोल भाव। नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? मोल भाव। ठीक है ना, है ना। हर मनुष्य का पाला पड़ता है ट्रांजैक्शन से, है ना, मोल भाव करना पड़ता है, सही। इसके साथ में एक वर्ड आएगा ट्रांजैक्शन। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कर्म, यस, क्रिया, क्रियान्वयन, सही। कोई भी मानव पैदा होता है, किसी भी मानव ने जन्म लिया, जन्म लेते के साथ ही कर्म बंधन में बंध जाएगा वो, है ना, अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर प्रिंसिपल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। कैसे? बच्चा रोएगा, ठीक है ना, माँ उसको दूध पिलाएगी, ठीक है ना, दूध पीने के बाद उसे सुपोटी मारेगा, ठीक है जी, यानी माँ का कर्म और बच्चे का कर्म बन गया, दोनों एक ट्रांजेक्शन में आ गए। ठीक हो गया, सिंपल। देखो, इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले अभी सिर्फ इतना किया है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। सिंपल मतलब होता है मोल भाव। हम मार्केट में जाते हैं तो सीधा सिंपल नेगोशिएशन के बेसिस पर ही जाते हैं। किसी ऐसी दुकान में जाना पसंद करोगे जिसमें बिल्कुल भी पैसे, जो पैसे दुकानदार बोलेगा वही है, धीरे धीरे दुकान में फुटफॉल खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया, टाटा बाय बाय कर देंगे कि लोग। लेकिन जिस दुकान के अंदर चिक चिक तो बहुत होती है, ठीक है ना, ये दीदियां ताइयां जा जाकर दिमाग खराब कर लेती हैं उसमें, ठीक है, लेकिन उसकी दुकान में फुटफॉल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन चल रही होती है। इसके बाद हमने ट्रांजैक्शन का मतलब किया। ट्रांजैक्शन, देखो पूरा का पूरा संसार ट्रांजैक्शन पर ही टिका हुआ है। मैं, संसार तो बहुत छोटी चीज होगी, ये लो मैं कहूं कि ब्रह्मांड, ऐसे ही होता है शायद, है ना। ये, अच्छा वो, अच्छा ये तो ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड ये। हाँ चलो ठीक, थैंक्स। मैं कहूँगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जो है एक दूसरे से ट्रांजैक्शन पर ही टिका हुआ है ना। किसी ने सुना था? अ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हिगिस बोसोन करके। हिग्स बोसोन, अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या सबसे बड़ी लैब बोलती है इसको, इसी से जुड़ी हुई।
फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर के ऊपर जमीन के नीचे पता नहीं कितने मीटर या किलोमीटर नीचे, पता नहीं 26 या 27 किलोमीटर का एक वो लैब बनाई गई है अंदर। देखो चल रहा है, कमाल है भैया। बाबूजी भी ना कई बार डरा देते हैं। तो इस इसके अंदर बेसिकली जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी टक्कर कराई गई, ठीक है ना। इसमें पता चला, जैसे पता होगा गॉड पार्टिकल, न्यूज वगैरह नहीं पढ़ते हैं, गॉड पार्टिकल की खोज हो चुकी है, वो तो कई साल पहले हो चुकी है। मैं पढ़ रहा था जब 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 हो रही थी 2010-11 में शायद। सही, चलो जाने दो, मैं ज्यादा फिर डिटेल में नहीं जाता। इसको पढ़ना, ये मानवता का अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। और इंडियंस के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हिग्स जो बोसोन है, ये डॉक्टर बोस उनके नाम पे। डॉक्टर बोस ने ये एक्सपेरिमेंट अपनी रसोई के अंदर एक कुकर और एक पाइप से कर दिया था, ठीक है ना। हिगिस ने ये बेसिकली ये बहुत बड़ी लैब बना के करोड़ों अरबों खरबों डॉलर खर्च करके किया है। बाकी कंक्लूजन वही है जो बॉस साहब ने दे दिया था, ठीक है ना, जरूर करना। ठीक है, खैर अंग्रेजों की क्योंकि लैंग्वेज ऐसी, उन्होंने तो बोला कि गॉड डैम पार्टिकल, गॉड डैम गाली होती ध्यान रखना, गॉड डैम, ठीक है ना, गाली होती है। इसको हम थोड़ा सा रिफाइन करके गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं वी इंडियंस, ठीक हो गया। बस इससे ये पता चलता है कि देखो सब कुछ ट्रांजैक्शन पे जुड़ा हुआ है। हम लोग पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं, हम सांस लेते हैं तो हम क्या खींचते हैं अपने फेफड़ों के अंदर, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी खड़े हैं फेफड़े हैं जो भी, ठीक है ना, जो भी उनका ब्रीदिंग सिस्टम है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। फिर वो क्या छोड़ते हैं वायुमंडल में, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे और वनस्पति के बीच में एक ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक हो गया ना। डिपेंडेंट डिपेंडेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन ध्यान रखना, ये बड़ी ही रिस्पेक्टफुल मैनर में होगी। हम समुद्र से क्या लेते हैं, चलो हम इंडियंस हैं, हम अपनी तो बात नहीं करते, जैसे जो बिल्कुल किनारे पे हैं समुद्र से क्या लेते हैं, मछली, नमक, खनिज लवण, और इसके अलावा पेट्रोलियम और पता नहीं क्या क्या। और बदले में समुद्र को क्या देते हैं, प्लास्टिक, कचरा, तेल बिखरा देते हैं, ठीक है ना, उसमें कैरेकस डाल देते हैं, अस्थि पिंजर डाल देते हैं, ठीक है जी। और उसमें दुनिया जहान के क्राइम होते हैं, नशा पता पता नहीं क्या क्या होता है। सही, कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं, बस क्या है, ये ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है वो अगर इम्बैलेंस हो गया तो खत्म, ठीक है ना। फिर नेचर अपना दूसरा रूप दिखाती है। मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस संसार के ऊपर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कर्म बंधन के अंदर ना बंधा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, भगवान बोलते हैं, वो भी यही कह रहे हैं, ठीक है ना। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने जन्म ले लिया है, ठीक है जी, किस लिए, ना तो मुझे किसी चीज की इच्छा है, ना ही इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांडों पे कोई ऐसी चीज है जिसकी मैं इच्छा करूं और वो मुझे ना मिले, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ,
किस लिए? ताकि पूरे संसार को समझाया जा सके कि इस जीवन में इस पृथ्वी पे पैदा होके तो काम तो करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, काम तो करना पड़ेगा भी, ठीक है ना। इस कारण से ये जो कर्म बंधन के थ्रू ये जो ट्रांजैक्शन का जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये जैसे ही इम्बैलेंस होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर की ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। मतलब क्या आ गया नेगोशिएशन का? मोल भाव करना। सोचो आदमी कितने जरियों से मोल भाव करता है। मार्केट गए होगे ना कभी, है ना, गए हो ना, बिल्कुल फ्री, मम्मी पापा के अलावा गए हो, सभी गए होगे, ठीक है ना। मोल भाव किया है? नहीं किया है ना, ठीक है ना। कौन कौन से साधन है जिससे मोल भाव करते हो? कैश, आजकल ये आ गया, स्कैनर आ गया, और हम्म, ध्यान रखना, मोल भाव, भाव क्या है, मोल क्या है, इसके बदले मैंने ये मोल भाव नहीं, ध्यान रखना, ये तो बार्टर सिस्टम, इसी बात नहीं कर रहे हैं। ये वस्तु, हाँ, ये वस्तु विनिमय है। एक चीज इन्वेस्ट कर दी, एक चीज उसके बदले में ली। कैश कितने रूप में होता है आपके पास, बताओ जरा। ऑनलाइन, ऑफलाइन, और बताओ। चेक हो गया, और डिमांड ड्राफ्ट हो गया, और प्रोमिसरी नोट्स हो गया, और एक्नॉलेजमेंट, हाँ, क्या एनईएफटी बोलते हैं, आरटीजीएस के, आरटीजीएस, हाँ हाँ, एक आरटीजीएस भी तो होता है ना, वो फिक्स रहता है बेसिकली। और क्या कहते हैं, हुंडिया, और क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, ये खालिस कागज भी, ये भी बन सकता है पैसा। ठीक हो गया, सिंपल, सही है। इसी के थ्रू ही करोगे, इस कागज के थ्रू ही, ऑनलाइन के थ्रू ही, चेक एक्सेट्रा, इसी के थ्रू ही मोल भाव करोगे। ध्यान रखना, नेगोशिएशन उसको नहीं कहते हाँ भाई कितने का दिया, ठीक है, जितने का, ना भाई बहुत महंगा है ये तो, ना ही भाई नहीं, इतना महंगा नहीं, ये मोल भाव नहीं है। जितने में आप, उसने रेट बोला और जितना आप उसको दे रहे हो, ये मोल भाव है। बीच में सारा तो वो तो आदमी का टैलेंट है ठीक है ना। कोई जमा फ्री में ले आता है दुकान पर से, ठीक है जी, कोई नहीं कर पाता है। सही समझ गए? ध्यान रखना, इस बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो वाले कागज पत्र जिसके द्वारा मोल भाव कॉन्क्लूड किया गया है। सही। नेगोशिएबल के साथ में एक वर्ड आया इंस्ट्रूमेंट। खैर अपना तो कई बार डिस्कस हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट का लॉ के अंदर मीनिंग होता है कागज। यस, दी डॉक्यूमेंट। सही। वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, टूल, है ना। भाई क्या इंस्ट्रूमेंट है ये? अरे ये गाड़ी खोल दी भाई, गाड़ी खोलने का इंस्ट्रूमेंट देना, पेचकस याद नहीं आ रहा, तो यार इंस्ट्रूमेंट देना, साधन। नेगोशिएशन करने के लिए क्या साधन है, या तो कागज वाला पैसा है, या तो ऑनलाइन वाला पैसा है, या फिर चेक के थ्रू पैसा है, या फिर हुंडी के थ्रू, या फिर प्रोमिसरी नोट के थ्रू, या फिर जो भी अपना डिमांड ड्राफ्ट, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ठीक हो गया, ये है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का बेसिक मतलब औजार, साधन। लॉ में इसका मीनिंग होता है कागज। जैसे मैं कहूं सक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, वसीयत सक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट होती है। ठीक हो गया। अगर मैं तुमको, अगर औजार और साधन की बात करूं तो बताओ, सबसे बढ़िया औजार वकील के हाथ में क्या होता है, कागज होता है, और चाबी पाने थोड़ी ना होते हैं। सिंपल हो गया। चलो आगे देखो, हमने नेगोशिएबल का मीनिंग समझ लिया है, नेगोशिएशन का, डन। हमने इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ लिया है, डन। हमने मोर इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझ लिया, जनरल मीनिंग समझा है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक इसके अंदर करेंगे,
एक समय होता था, ठीक है जी, जब हरियाणा में पीटी जस्ट शुरू हुआ था जुडिशरी के लिए। पहले सिर्फ मेंस होता था, स्पेसिफिक कोई एग्जाम नहीं होता था जुडिशरी का। एचसीएस का एग्जाम आता था। एचसीएस के अंदर एक स्ट्रीम होती थी जुडिशरी, एक ही एग्जाम आता था, ठीक आईएएस के जैसे। ठीक है ना, अगर बढ़िया रैंक आ गई तो अपनी पसंद का डिपार्टमेंट ले लोगे, अगर बढ़िया रैंक नहीं आई तो वो वाला डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा जो सरकार आपको देगी। ठीक हो गया। जब एससीएस में भरते होते थे एप्लीकेशन, तो उसमें प्रायोरिटी या फिर बेसिकली आपको फील्ड भरना पड़ता था, आपका सब्जेक्ट भरना पड़ता था। कुछ लोग लो भर देते थे। ठीक है ना, लो के अंदर कौन सा जज बनेगा भाई, जैसे अपना आईपीएस होता है, तो स्टेट में क्या होता है, आईपीएस तो इंडियन पुलिस सर्विसेज होगी, स्टेट के अंदर कौन होता है, एचपीएससी तो वो हो गया, एचसीएस वही हो गया। जैसे कि हाँ, यस यस पीसीएस, ठीक है ना, पुलिस वाला बन गया। और एडमिनिस्ट्रेशन की एक आधी जॉब और रहेगी तो वो आ जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा दूसरे बंदे भी आ जाएंगे, एस टीम वगैरह आ जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के। ठीक हो गया। उस समय आपका सिलेबस होता था ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और मैंडेटरी सब्जेक्ट होता था। सही, पीटी शुरू हुआ, फिर धीरे 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 धीरे, और अभी क्या हो रहा है आप तो फिर देख ही रहे, भुगत ही रहे। डन हो गया। बट ध्यान रखना, हरियाणा ने हटा दिया है, हरियाणा के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं सभी में, यूपी में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, दिल्ली में बिल्कुल, एमपी में यस, गुजरात में यस, झारखंड में यस, राजस्थान में यस, जम्मू कश्मीर कोई जाता नहीं। है ना, बिल्कुल सही रास्ता ना, जैसे बोलते हैं पांडव स्वर्ग गए थे वहीं से गए थे, उसी तरह फिर वहां जाकर ठीक हो गया। सही, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ जरा बेरक, इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। दुनिया का सबसे पुराना करेंसी सिस्टम, चलो आज का सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी सिस्टम आज का, डॉलर्स। ठीक है ना, इस पूरे पृथ्वीलोक पर अगर कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है वाणिज्य के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, ध्यान रखना वो डॉलर्स में। पुराने समय में ये भी, जब अंग्रेजों का राजा है, रुपया, रुपया इस पृथ्वीलोक की सबसे शक्तिशाली मुद्रा थी। हालांकि हम कॉलोनी थे, लेकिन पूरे पृथ्वीलोक के ऊपर अगर कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो रुपए में हो रही होती थी। किसी ने देखा वो अंग्रेज को चांदी का 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपया आज कितनी कीमत हो रही उसकी पता है, सिक्के की? 1000, 1110 या ऐसे कुछ हो। हाँ चांदी, ऑफ कोर्स चांदी का। ये करेंसी होती थी इंडिया की। देखो अंग्रेज कितने कितने शातिर थे, उन्होंने पाउंड नाम नहीं दिया उसको, पाउंड पाउंड, ये पाउंड पाउंड बोलते हैं उसको, करेंसी को पाउंड नाम नहीं दिया उसको। ठीक है जी, डॉलर से पहले रुपए में कारोबार होता था, ट्रांजेक्शन। रुपए के बाद किस चीज में ट्रांजेक्शन में काम हो रहा है, डॉलर में काम हो रहा है। सही, ये डॉलर बनाने वाले भी अंग्रेजी हैं। पाउंड कितने रुपए का, मतलब क्या रेट है, 1 पाउंड में कितने डॉलर आते हैं? मतलब अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर महंगा है या पाउंड महंगा है? पाउंड महंगा है। ठीक है ना, हाल फिलहाल का पिछले हफ्ते जैसे
अभी अभी जो फिक्स जो रेट चल रहा है, अभी अभी देखा था मैंने, पिछले हफ्ते देखा था, 1.76 डॉलर्स, एक पाउंड में 1.76 डॉलर। ठीक है ना, यानी 100 पाउंड के अंदर 176 डॉलर आ जाते हैं। सिंपल। अभी भी अंग्रेज पाउंड में काम नहीं कर रहे। ठीक है ना, कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। दुनिया को $1 की एक चीज के पीछे लगा दो, ठीक है जी, उससे बढ़िया वैल्यू अपने लिए रखो। ठीक हो गया। सिंपल है। नेगोशिएशन किस में हो रहा है? डॉलर्स के अंदर हो रहा है। ध्यान रखना, ये पेट्रो डॉलर, ठीक है ना, ये फार्मेसी वाले डॉलर, ये सब कुछ उसी के ही प्रारूप है। सही। उसी के कारण ही पूरी दुनिया में तहस नहस हो रही है। सही। चलो, तो क्या लगता है, अगर मैं पूछूं तुमसे, ये पता लग गया कि पुरानी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी इंडियन करेंसी होती थी। यार ये तो खैर पशुपति सील तो मिल चुकी है, पुराने समय समय की मुद्रा मिल चुकी है। ठीक है ना, पूरी हिस्ट्री रीराइट होने वाली है। पहले चाइना से सिक्के निकल के आते थे सबसे पुरानी मुद्रा का, तो वो तो खैर फेक कंट्री, वो तो पूरा सब कुछ फेक फेक कर सकती है। दुनिया की आज की नॉन सबसे पुरानी मुद्रा सील, या फिर क्या कहूँ, मतलब करेंसी, उसपे भोलेनाथ की मूर्ति है। उसको पशुपति सील के नाम से जाना जाता है। सिर्फ टाइप करना है आपको, या तो यूट्यूब पे टाइप टाइप कर लेना, वो यहाँ पे नहीं मिली, वो किसी दूसरे देश में मिली, यूरोप की किसी कंट्री में मिली, जिसके साथ व्यापार होता था। ठीक है ना। जिस जो भी इतिहासकार ये लिख देता है कि पुराने समय में व्यापार नहीं होता था, ये नहीं होता, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक हो गया। सिंपल। कहाँ पे बहुत दूर जाके पशुपति सील मिली, उसके अंदर भगवान जो महादेव है, वो एक बहुत ही उन्नत प्रकार का एक मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। और कितना, 8 या 9 हजार साल पहले की सील है ये। इस प्रकार का मेडिटेशन डेवलप होने में ही हजारों साल लगे होंगे। सोचो कितनी पुराना होगा। सही। तो मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि पुराने समय में यदि करेंसी होती थी, तो क्या सिर्फ वो वही कागज का तो होता नहीं था करेंसी। ठीक है ना, धातु। अगेन मैं वस्तु विनिमय की या फिर बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, तो बार्टर सिस्टम दिमाग में मत लेकर आओ। ठीक है ना, धातु के सिक्के। इसके अलावा कोई तरीका होता था जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होती थी? हुंडिया। प्रो नोट क्या? हाँ। सही। दूसरा, मोहर, मुद्रा, स्टैंप। वो सोने की मोहरें नहीं। ठीक है ना, मोहर मतलब स्टैंप। मुद्रा, मुद्रा बोल दूं? मुद्रा में भी वही है। मुद्रा भी बेसिकली स्टैंप के लिए भी यूज होता है ये, और पैसे के लिए भी यूज होता है, यानी करेंसी के रूप में भी यूज होता है। ठीक है जी। सील की क्या स्पेलिंग होती है? SEL। बेसिकली अगर मैं कहूं निशान, यस, निशान। पुराने समय की, एंशियंट समय की सबसे मजबूत नेवी, या फिर सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग जो शिप इंडस्ट्री है इस पूरे पृथ्वीलोक के ऊपर, पता किसी को? भारतीय जहाज रानी। जहाज रानी बोलते हैं उसको। सही। लोग पुराने समय के सिर्फ भारतीय जहाज देखकर, ठीक है जी, इंडियन डिसेंट का बंदा देख के व्यापार कर लेते थे। सही। अभी रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश ने के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन DNA। किसी ने सुना अभी पिछले हफ्ते की न्यूज है? ना ना, इस तरफ है, अपने इस तरफ, इंडोनेशिया। ठीक है जी। और खामने खामने के पीछे आधे जो शिया पागल होकर रखे थे, वो कह रहा है कि मेरे पूर्वज जो है मध्य प्रदेश का, पता नहीं भागलपुर है कहाँ कहाँ, वहां से आए थे।
मैं हुसैनी ब्राह्मणों का बच्चा हूं। सही। देखो क्रीसेंट का कितना फर्क पड़ता था। सही। किसी को पता है एक ये जो शेख वर्ड होता है, इस पूरे पृथ्वी लोक पर एक हिंदू शेख भी है, पता है किसी को? वो हिंदू है। ईरान। वो ईरान का है। पता है किसी को? ईरान में गुरुद्वारा भी है, पता है? चलो ठीक है। यजीदी लोग रहते हैं वहां पे। ठीक है ना, यजीदी लोग रहते हैं। यजीदी लोग बेसिकली भगवान महादेव के बड़े बेटे का क्या नाम था? कार्तिकेय। भगवान कार्तिक की पूजा होती है वहां। ठीक है, चलो ये तो खैर हिस्ट्री अलग हो जाएगी। चलो गुरुद्वारे में नहीं वैसे। गुरुद्वारा तो इसलिए है क्योंकि वहां पे जो है, किसी ने सुना ना पंजा सिंह साहिब या पंजा साहिब, ये सुना क्या पंजा साहिब? ये ईरान में। नहीं पता पंजा साहिब क्या है? क्लास दूसरी लगाओ क्या? हिस्ट्री क्लास लगाओ क्या? गुरु भगवान ने बेसिकली, गुरु नानक देव जी ने, एक चट्टान गिर रही थी पहाड़ के ऊपर से, उसको ऐसे हाथ लगा के ऐसे रोक दिया था गिरती हुई को, और वहां पे वो रुकी, और वो दबाव लगने के कारण उस पूरे पहाड़ के ऊपर जो है हाथ का निशान लग गया। उसको पंजा सिंह साहिब, या पता नहीं पंजा साहिब बोलते हैं, पंजा सिंह साहिब कहते हैं, पता नहीं। ठीक है जी। और फिर उस पत्थर के नीचे से पानी निकलने लग गया। ठीक है जी। रेस्ट इज द हिस्ट्री कि भाई वहां पे जो है ऊपर ये अपना गुरु नानक देव जी जा रहे थे मक्का की तरफ, कि भाई मैं जाके देखता हूँ ये अल्लाह कहाँ रहता है, कैसा दिखता है वो। ठीक है जी। तो वो जाने लगे। तो रास्ते में उनके साथ लोग भी थे। लोग जनरली उनके साथ हो जाते थे। पूरा 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 भीड़ चलती थी, होती थी उनके साथ। ठीक है जी। तो जाते जाते ईरान में एक एरिया में डेरा जमा लिया। पानी की जरूरत पड़ गई। पानी कहाँ है? पानी ऊपर है। पानी किसके पोजीशन में है? वहां पे पता नहीं कोई मुस्लिम तांत्रिक बताते हैं उसको, मुल्ला खत्री नाम है उसका। ठीक है जी। तो उसके पोजीशन में पानी है। तो पानी लेने के लिए गुरु साहब भेजते हैं उसको, मर्दाना को, कि जाओ भाई पानी बोल के आओ, उसको पानी देगा वो मना कर देता है। वो बोलता है पानी अगर इतना बड़ा है ना तो पानी अपना नीचे बुला लेगा वो। अब वो होता क्या है, वो अपना चिमटा मार देते हैं नीचे। गुरु नानक देव जी चिमटा मारते हैं, नीचे से पानी निकलने लग जाता है, ऊपर से पानी डाउन हो जाता है, मुला खत्री का पानी डाउन हो जाता है। अब उसको ये हो जाता है भाई इसका तो हो गया। तो पहले क्या होता था, जैसे किलेबंदी जैसे पहाड़ों के ऊपर होती थी ना, तो बड़े बड़े पत्थर रख लेते थे ताकि दुश्मन की सेना आए तो उसके ऊपर डाल दें। ठीक है जी। तो वहां पे पत्थर रखा हुआ था बहुत बड़ा, तो उसने धक्का मार दिया कि देखेंगे अब क्या होगा। सारे जो अफरा तफरी मच गई, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, तो गुरु जी अपना बैठे हुए हैं, वो बस ऐसे याद करते हैं और पत्थर ऐसे टकरा के वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है जी। वहां पे गुरुद्वारा बन गया। खैर हालत बहुत खराब है गुरुद्वारे की, बहुत ही ज्यादा खराब है। बाप तो पता नहीं वो टेंट टूट कपड़े के लगा रखे हैं। देखो कभी लोग नहीं जाना कहाँ है, ये पूरी ये हिंदू कंट्री होती थी बेसिकली, जिसको 16 साल या 15 साल के अंतराल में इसको पूरा चेंज कर दिया जाए। चलो जाने दो। सिंपल कहने का मतलब ये है, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजैक्शन है या फिर नेगोशिएशन है वो सिर्फ हार्ड कैश में, ये कागज का या सिर्फ धातु के सिक्के, सिर्फ इनमें नहीं हो रही है। किसी भी तरीके से जो ट्रांजैक्शन हो सकती है उसमें हो रही है। ठीक है जी। सही। पुराने समय में क्या होता था, सुना किसी ने? पगड़ी रखवाली। भाई ये इसको मुरब्बा कैसे मिला? भाई ने पगड़ी करवाई है, फिर मुरब्बा दिया। सही। सही। कटार के बदले में दे देते थे। कटार सुना होगा ना? ठीक है ना, उसके बदले में दे देते थे। सही। तलवार के बदले में, खांडे के बदले में दे देते थे। ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती थी। फिर भाई इस्लामिक इन्वेजन हो गया। ठीक है जी। फिर भाई नमूचियों को मूछ रखने का वो हो गया। ठीक है ना, तो मूछ के बाद में जा, ये ले जाके जाओ। ठीक है जी। और क्या है, सिर्फ लोग लिख के दे देते थे, सिर्फ साइन करके दे देते थे, ट्रांजैक्शन हो जाती थी। जब छोटे थे, जब गए थे
मम्मी पापा या मामा या चाचा ताऊ के नाम पे फ्री में दुकान पे कोई चीज चार्ज ले आए हो। आप लोग तो ट्रांजेक्शन कराए, बदले में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया आपने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं दिया। ठीक है ना। बस मैं तो आपका एक बार सिर्फ दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि ये एक्ट पढ़ते समय बच्चा बहुत कन्फाइन हो जाता है। ध्यान रखो, 1881 का पढ़ रहे हैं हम, आज के हिसाब से नहीं बता सकता मैं इसको, मैं समझा ही नहीं सकता आज के हिसाब से। ठीक हो गया, सिंपल। ये ट्रांजैक्शन हो गई है, सही। हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है, सनातनी जूरिस्प्रूडेंस है, उसके हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पगड़ी, कटार, खांडा। ठीक है जी, सिंपल। किसी ने वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है? राजा हरिश्चंद्र जो है वो राजा होते थे, ठीक है जी। फिर वो, हाँ, फिर क्या है, वो श्राप मिल जाता उनको, या पता नहीं उनसे ना कोई वो हो जाता है, कोई गलती वगैरह हो जाती है। तो जो महर्षि होते हैं वो उनको बोल देते हैं, जा भी तू इसका पश्चाताप कर। तो वो क्या, राजपाट राजपाट छोड़ छाड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी। नौबत ऐसी आ जाती है कि लास्ट में कहीं पे काम नहीं मिलता, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं उनको एक प्रॉब्लम थी क्या, सच बोलने की। किस समय, ये भगवान राम के पूर्वज हैं, ध्यान रखना, भगवान राम की जब वंशावली पढ़ते हैं तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। ठीक है ना, राजा रघु से पहले हुए हैं, उनके भी पूर्वज थे। तो क्या है, सच्चाई सच बोलने की वो थी उनको। अब क्या है कि जहां पर भी नुकसान होता था वहां से उनको काम पे निकाल देते थे। ले दे के सिर्फ एक ही जगह बचती है जहां पर सच बोलना, किसी को नुकसान नहीं होगा, शमशान, है ना। सच ही बोल दोगे, चाहे मरा हुआ मिले, चाहे आत्मा या भूत मिले, क्या है भाई, तू तो मर चुका है, खत्म बात। लेकिन क्या है कि अगर किसी को भी जलाना है तो कर लेना पड़ेगा, शुल्क लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब होता क्या है, राजा हरिश्चंद्र का जो बच्चा है खुद का ही, ठीक है जी, वो खत्म हो जाता है। अब उनकी जो पत्नी है वो उनकी बच्चे की लाश को लेकर आती है, लेकिन कर्मठ होने के कारण वो क्या करते हैं, भाई शुल्क तो देना पड़ेगा वरना यहाँ तो लकड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो वो क्या करती है, अपनी जो दुपट्टा होता है उसकी वो कत्तल काट के, ठीक है जी, वो देती है, भाई मेरे पास तो यही है और कुछ नहीं। जैसे ही वो कत्तल आती है, ठीक है जी, और जैसे ही लकड़ी लगाते हैं, बच्चा रखते हैं, उससे वो भगवान प्रकट हो जाते हैं और वापस जो पूरे पृथ्वी लोक का शासन जो है राजा हरिश्चंद्र को दे देते हैं। ठीक है जी, डन। कत्तल में भी काम हो जाता था। बट सिविलाइजेशन को बहुत डेवलप होना पड़ेगा ये चीजें समझने के लिए। उस पर्टिकुलर एरिया के जूरिस्प्रूडेंस को बहुत ही ज्यादा सिंसियर और एथनिक होना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिंपल। फिर जी भैया, ब्रिटिशर्स आ गए, अंग्रेज आ गए। ठीक है जी। 1857 तक तो कंपनी का राज चलता रहता है। ठीक है जी, खुलेआम लूटो, कोई टेंशन नहीं। कंपनी का आदमी सिंपल एक गांव के बाहर पड़ाव डालता था, ठीक है जी, पूरा गांव खाली हो जाता था। कंपनी का आदमी बोलता था जाओ गांव के अंदर, खाली घरों के अंदर जाता था और लूट मार मचाने लग जाता था। ठीक हो गया, चलो। 1857 के बाद जब क्वीन का शासन होता है शुरू, तब जो है लॉ सिस्टम को मजबूत करने का काम शुरू होता है। ध्यान रखना, 1857 में इस पूरे पृथ्वीलोक पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम। किसी भी देश ने, किसी भी सिविलाइजेशन ने अंग्रेजों की इस हिपोक्रेसी को नहीं पहचाना, सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पहचाना। खैर रीजन बहुत सारे थे कि फेल हो गया, या फिर कई हिस्से तो बेसिकली खाली भी हो गए थे। ठीक है ना, इसलिए इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लो सिस्टम लेकर आया गया है। ठीक है जी। पुराना जो कोतवाली सिस्टम होता था या थाना सिस्टम होता था उसको चेंज करके ये नए सिस्टम लेकर आए गए। ठीक है जी। जो पुराना सिस्टम होता था, क्योंकि अंग्रेजों को पता लग गया था कि भाई साहब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि उससे पहले, ये तो 18वीं सदी खत्म ही हो रही है, 1851 आ चुका है। ठीक है जी। उससे पहले मुस्लिम आए हो चुके हैं। ठीक है जी। मुस्लिम्स को आए हुए 800 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ लूट के खत्म हो चुका है। ठीक है जी। इंडिया पता नहीं कितने 16 या 17 हिस्सों में ऑलरेडी टूट चुका है, सीरिया से टूटना शुरू हुआ है। ठीक है ना, ये सारा भारत खंडी होता था बेसिकली। ठीक है जी। वहां से टूटना शुरू हुआ है, इधर से ये इधर इंडोनेशिया तक, वियतनाम तक। ठीक है जी। और ये सिंगापुर सिंगापुर सब कुछ सारा का सारा भारतीय, भारत उपमहाद्वीप यानी भारतीय लोग होते थे यहाँ पे, पूरी इंडियन सिविलाइजेशन होती थी।
टूट टूट के खत्म हो गई। अंग्रेजों को लग गया था अब घरों में लूटने के लिए कुछ नहीं बने बचेगा। 1881, 50 साल के बाद देश आजाद हो गया, 60 साल के बाद देश आजाद हो गया। समझ पा रहे हो? सही। अब घरों के अंदर लूटने के लिए कुछ नहीं है। ये तो पुराने व्यापारी ही अपनी किताबों में लिख रहे हैं, सोना चांदी पड़ा हुआ है मार्केटों में मिल रहा है, गलियों के सारे जैसे हाट लग जाते हैं ना, ऐसे पड़ा हुआ मिल रहा है वहां पे, लोग खरीद रहे हैं सोने को। और सिविलाइजेशन आगे बढ़ चुकी है, वहां तो सोने की ईंटों के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यूरोप में, अफ्रीका में, ठीक है जी, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। यहाँ तो आगे बढ़ चुकी सिविलाइजेशन, स्वर्ण भस्म तैयार हो रही है, लोग उसको मेडिसिन के जैसे यूज कर रहे हैं। एक वैद है जो क्या है कि लोगों को भला करने के लिए स्वर्ण भस्म को फ्री में बांट देता है। ठीक हो गया, सिंपल। तो अब क्या है, अंग्रेजों को जरूरत महसूस होती है कि अब ट्रांजैक्शन जो सिस्टम है इसको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। भाई सोने की अशर्फियां और मोहरें तो अब मिलेंगी। अगर सोने की अशर्फियां मोहरें मिलेंगी तो भाई अंग्रेज आएगा, ठीक है ना, भाग जाएगा लेके अपने देश। ठीक हो गया, सही। धीरे धीरे जो भी इंडस्ट्री, ध्यान रखना इस पूरे पृथ्वीलोक पे सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल हब होता था, हमारा देश। और सारी इंडस्ट्री विलेज बेस्ड होती थी, शहर सिर्फ डिफेंस में काम आते थे। सारा इंडस्ट्री का काम, सारा पढ़ाई लिखाई का काम गांव के अंदर होता था। पूरी सभ्यता को चेंज करना है अब, ठीक है जी। तो क्या, सारा करेंसी सिस्टम, सारा नोट सिस्टम, ठीक है जी, सारा विनिमय सिस्टम, इसको चेंज कर दिया गया। कोई पकड़ी पकड़ी नहीं लेंगे भाई। हम क्या करेंगे, पकड़ी शेयर पीस ऑफ ए क्लॉथ, ठीक है ना, सही, क्योंकि जोरस्प्रूडेंस उस लेवल का नहीं है। चलो अब स्पेसिफिक करेंसी, नोट हो, सिक्को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉइन्स, ये आपकी करेंसी है, यानी सिर्फ ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके साथ साथ में 3 से 4 चीजें और हैं जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कर दिया, कोई प्रूफ प्राप्त नहीं, सिंपल डिक्लेयर कर दिया। पुराना सिस्टम खत्म करो भैया, ठीक है ना, कि एक जो है मुद्रा दिखा देते थे, ठीक है जी, हनुमान जी ने मुद्रा दिखा दी राम जी के नाम की, ठीक है जी, और क्या अंगूठी है उसको मुद्रा को मुद्रा कह रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल। और क्या है, सारा काम हो गया, सही, सब सिस्टम खत्म कर दिया। अब यहां से शुरू करेंगे। 1881 आ चुका है, सही। यहां से अब माइक्रो लेवल पर लूट शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वो लूटने के लिए चम्मच, पोचे, और वो पुराने राजा महाराजाओं के लहंगे एक्सेट्रा कुछ नहीं। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, उसपे कोई इंडियन गया हुआ था वहां पे, ये पता नहीं, लंदन में म्यूजियम बने हुए हैं। मुझे मुझे देख के ये बड़ी हंसी आ रही है कि अंग्रेज किस लेवल के चोर थे, चम्मच चुरा के और उस पे म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। ये लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे दादाजी ने चम्मच चुराई, ठीक है जी। वहां पे कपड़े हैं, उनके कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है जी। और ये अपना शिवाजी की तलवार है यार, कुछ तो छोड़ दो यार, ठीक है ना। ये तो ऐसा है कि चोर घुसे बस सब पोछा तक उठा लेंगे। हाँ मेंशन कर रखा है, ये जो ये पान खा के और पीक थूकने के काम तो वो लगा रखे हैं। अरे यार मतलब हद है भैया, हद है। और प्राउड होके दिखाते भी हैं फिर। ठीक है, ध्यान रखो ये नहीं बचा। अब इंडियंस को कैसे लूटा जाएगा, इंडियंस को लूटा जाएगा अब करेंसी बना, जो भी इनके पास है, क्योंकि सिस्टम चेंज हो चुका है। वो सिस्टम खत्म के नाम रख दिया, ले लिया सामान, और वापस, क्योंकि जोरिस्प्रूडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने अंदर कर्म का वो है, सीधा सिंपल अपने को काम करना पड़ेगा भैया, उधर वो हिसाब बराबर हो जाएगा, सही। अब छोटे लेवल पे चलेगा काम। चलो जरा इंट्रोडक्शन में आ जाओ फटाफट, ज्यादा डिले नहीं लगाएंगे।
इंट्रोडक्शन पूछ गए। यूनिवर्सल का कौन सा है? चलो ठीक, फिर तो मिल जाएगी। देख लेना, शेयर कर लेना, शेयर कर लो आदि, गुड़िया को भी दे दो। हाँ जी। इन इंडिया, देखो सेम टू सेम है लाइन। इन इंडिया देर इज रीजन टू बिलीव दैट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सचेंज वर इन यूज फ्रॉम अर्ली टाइम्स। इंस्ट्रूमेंट बोल दिया है, करेंसी नोट नहीं बोला। ध्यान रखना है, ये कागज वाली जो करेंसी है ये सबसे घटिया क्वालिटी की करेंसी है। ठीक है जी, इसको मेंटेन करने में जितना पैसा लगाना पड़ता है उसमें ज्यादा खर्चा होता है। 100 रुपए का नोट है, पुराना नोट संभालना है तो 100 रुपए से ज्यादा खर्चा होगा। समझ पा रहे हो? चलो, अर्ली टाइम से है। एंड वी फाइंड दैट पेपर्स रिप्रेजेंटिंग मनी वर इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री बाय वन ऑफ द मोहम्मदन सोवरन्स ऑफ दिल्ली। सबसे पहले कागज के रुपए, कागज की करेंसी जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 14th सेंचुरी। कब? 14वीं शताब्दी में, शुरुआत में, बल्कि 14वीं शताब्दी के। द वर्ड हुंडी, अंडरलाइन करो, हुंडी जेनरिक टर्म, यह एक जनरल टर्म है, जेनरिक टर्म है, यूज्ड टू डिनोट इंस्ट्रूमेंट्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाने के लिए, ऑफ एक्सचेंज इन वर्नेकुलर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट हुंड, मीनिंग टू कलेक्ट। जो दिल्ली की सल्तनत ने ये कागज वाली जो करेंसी तैयार करी, इसका यूज किसमें होता था? इसका यूज टैक्स कलेक्ट करने में होता था। इस कारण से इनको हुंडियां भी कहते थे। ध्यान रखना, ये जो कागज की जो करेंसी जो दिल्ली सल्तनत लेकर आई, इससे यूं नहीं है कि दुकान पे चले गए उससे सामान ले लिया और ये हुंडी उसको दिखना रहता। इसमें सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता था। मुसलमान जिससे खुश हो जाता था, ठीक है जी, उसको खुश होकर उसको हुंडी दे देता था। ज्यादा हुंडियां होगी तो वो क्या करता था, सीधा किसी एक जमीन के हिस्से में जाके बैठ जाता था, ठीक है ना, और हुंडी दे के वो जमीन ले लेता था। ठीक है जी, चलो कहां गया। टू कलेक्ट एंड वेल एक्सप्रेसेस द पर्पस टू विच द इंस्ट्रूमेंट्स वर यूटिलाइज इन देयर ओरिजिन। ओरिजिनली सिर्फ कलेक्शन के पर्पस से यूज होता था, ये कोई ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होता था। चलो जी, विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल आने के बाद इन इंडिया कमर्शियल एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई टू अ ग्रेट एक्सटेंट तक की, जो कि झूठ है। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने बनाया तो अंग्रेज अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना, एग्जैक्ट और शेयर एग्जांपल है। ठीक है ना, मान लो अगर कोई डाकू अपनी हिस्ट्री लिखने लग जाए तो वो अपनी डकैती को वो एहसान बताएगा पूरी दुनिया को। ठीक है ना, जैसे कि अंग्रेज जो हिस्ट्री अपनी बताते हैं। द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर मनी कुड नॉट बी मेट बाय मियर सप्लाई ऑफ कॉइन। सिर्फ कॉइन से जो है डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मनी आ चुका है, अब करेंसी आ चुकी है, मनी एस्टेब्लिश हो चुका है। एंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट टुक द फंक्शन ऑफ मनी विच दे रिप्रेजेंटेड। ठीक है जी, अब इंस्ट्रूमेंट बनने लगे हैं। द लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज प्रेवलेंट इन इंग्लैंड वाज अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया व्हेन एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच इंस्ट्रूमेंट अरोज बिटवीन यूरोपियंस। जो इंडिया के अंदर जो पहले यूरोपियन रहते थे, सिर्फ उनकी सुविधा के लिए यह एक्ट लाकर आया गया, एक्ट लेकर आया गया है बेसिकली इंडिया के अंदर। जो यूरोपियन इंडिया के अंदर रहते थे और जो भी व्यापार वगैरह, जो व्यापार का क्या कर रहे थे, लूट कर रहे थे। ठीक है जी, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता था, एक डाकू दूसरे डाकू के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया के अंदर ये एक्ट लागू किया गया है। ये इंडियंस के लिए नहीं था। ठीक है ना, चलो। व्हेन द पार्टीज वर, कहां गए, हिंदू या फिर अगर वो मोमडन होती थी, देयर पर्सनल लॉ वाज हेल्ड टू अप्लाई, तो उनके पर्सनल लॉ लगाए जाते थे। Though neither the law book of Hindus nor those of Mormons contains any reference to negotiable instrument as such। जो अंग्रेजों के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है जी, उसके विषय में ना तो हिंदू पर्सन लॉ उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, ना मोमडन्स के अंदर लिखा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्रिश्चियन पर्सन या फिर यूरोपियन पर्सन लॉज के अंदर लिखा हुआ है, मेंशन है ऐसा, तो उनमें क्यों मिलेगा? ठीक है, चलो जी। द कस्टम्स प्रिवेलिंग अमंग द मर्चेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज हिंदू मुस्लिम वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट एंड अप्लाइड टू द ट्रांजैक्शन अमंग देम। During the course of the time, there had developed in the
कंट्री ए स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ यूजेज रिलेटिंग टू हुंडीज, बाद में हुंडियों का प्रचलन ज्यादा हो गया, ठीक है ना, which even the legislature could not without hardship to Indian bankers and merchants ignore. even अंग्रेजों का जो बैंक सिस्टम है, अंग्रेजों का जो करेंसी सिस्टम है, वो भी इसको इग्नोर नहीं कर पाया। अब ये लाइन लिखने से बात नहीं बनेगी ना कि भाई इनके तो सिस्टम में ये था ही नहीं, ठीक है जी। इन फैक्ट द लेजिस्लेचर फेल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सच लोकल यूजेज, ठीक है जी, जो लेजिस्लेशन है उसको भी मैं तो समझ में आया कि भाई साहब जो लोकल कस्टम है, जो हुंडी यूज का जो कस्टम है, वो बहुत और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, करेंसी के यूज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दो फिट टू एग्जाम them from the operation of the act with the proviso that such usage may be excluded altogether by appropriate words। बिल्कुल सही बात है जी। In the absence of any such customary law, the principles derived from English law were applied to Indians as rules of equity, justice and good conscience। अंडरलाइन कर लेना, इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के लिए ये सारी चीजें शामिल कर ली इन्होंने। बस आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्ट 26 of 1881 के ऊपर आ जाओ। The negotiable instrument bill having been passed by the council received its assent on 9 दिसंबर 1881। It came into force on 1 मार्च 1882। ठीक है जी, किस नाम से? दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। डन। दिसंबर 81 के अंदर असेंट होती है क्वीन की, ठीक है जी, और 1 मार्च 1882 को यह एनफोर्समेंट में हो जाता है अपने देश में। डन, सिंपल हो गया, सही। कोई हिस्ट्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, सिंपल, सिर्फ हेडिंग डालो अमेंडमेंट सोफा अपने नोट्स के अंदर। जिसके पास लेटेस्ट डायरेक्ट है देखो जरा कौन सी है। बेरट कौन सा है? बेरट कब का है? बेरट कब का है? 26 का है। कितनी बता रहे हैं अमेंडमेंट? ठीक है, 25 है। जरा लेटेस्ट अमेंडमेंट देख लो कौन सी है, 2018 की, बस इसको अंडरलाइन कर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018। सही हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, जनरल आउटलुक, जनरल आउटलुक ऑफ द बेयर एक्ट। जरा कंटेंट पे आ जाओ। देखो जरा कंटेंट में कोई पार्ट्स जैसी चीज दिखाई दे रही है कुछ पार्ट्स जैसी चीज नहीं है? चलो शाबाश, चलो देखो जरा कितने चैप्टर्स हैं? कितने हैं? 17। शाबाश, लिखो रोमन में, लिखो रोमन लैंग्वेज में, 1 से 17, रोमन 1 डैश रोमन 17। सही। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शंस देखो कितने हैं, 1 से लेकर, हाँ लिखो 1 to 148। देखो जरा शेड्यूल्स भी है क्या? बस रहने दो, शेड्यूल थे बट वो रिपीट हो चुके। सिंपल हो गया। चलो आओ जरा सीधा सीधा आप उस पे आ जाओ, प्रियम्बल। जब पहले वो करो दो तुमको, पहले चैप्टर याद करो। चलो चैप्टर याद करो। पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 सिंपल डेफिनेशन, नोट्स क्या होते हैं, बिल्स क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, ठीक हो गया, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशन। डन। चलो फिर चैप्टर 3 क्या है? पार्टीज। बहुत बढ़िया हो गया। क्या बिना पार्टी को इन्वॉल्व किए, यानी मान लो कोई मनुष्य कोई पार्टी है ही नहीं, क्या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट किया जा सकता है? चलो एक तरफ बिल्ली, एक तरफ
कुत्ता। क्या इनके बीच में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लें? नेगोशिएट वो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन तो दोनों के बीच में हो रही है। आगे ना, कुत्ते बिल्ली के बीच में ट्रांजैक्शन होती है। दुनिया के हर जीव के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है ना। कुत्ते का जोर लगे तो बिल्ली खा जाएगा, बिल्लियों का जोर लगे तो कुत्ते को घायल करके भगा देगी, मार देगी उसको। तो क्या लेना देना भाई, पुरानी ट्रांजैक्शन का कुछ हिसाब। डन। चलो चैप्टर 3 क्या आ गया है, सिंपल पार्टीज की बात हो रही है। चैप्टर 4 में यस पार्टीज क्या करेंगी, नेगोशिएशन करेंगी, ऑफ नेगोशिएशन की बात हो रही है। चैप्टर 5 में ऑफ प्रेजेंटमेंट, अगर नेगोशिएशन करना है तो चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्नोलेजमेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, पैसे रखने दिखाने पड़ेंगे, पैसे बहुत पैसा बहुत पैसा है। चैप्टर 5 ऑन प्रेजेंटमेंट। चैप्टर 6 यस जब पैसा प्रेजेंट करेंगे तो भाई इंटरेस्ट की भी बात होगी। 7 ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑन नोट्स बिल्स एंड चेक्स, या तो इंटरेस्ट की बात होगी या तो फिर पैसा देके ड्यूटी से पीछा छुड़वाया जा सकता है, लायबिलिटी से पीछा छुड़वाया जा सकता है ना, लायबिलिटी बन जाती है ना उधार की, सही, छुड़वा लो। चैप्टर 7 में आओ जी 8 में, 8 से मामला शुरू होता है डिसोनर, चेक साइन करके दे दिया, चेक हो गया डिसोनर, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है जी। चैप्टर 9 ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, यस भाई चेक तो डिसऑनर हो गया, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा आपको, अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा चेक के लिए। ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट चैप्टर 10, कब, रीजनेबल टाइम के अंदर, याद कर लो 10 बजे से पहले पहले। चैप्टर 11 ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ओनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड, यस भाई अगर चेक्स वगैरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर पिक्चर में आएंगे तो ध्यान रखना एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा ये, सही। बहुत समय तक ये तो हमारे देखे हुए की बात है, लोग चेक साइन करके दे देते थे, लोकल आदमी चेक पकड़ता नहीं था, पैसे दे भाई, ये क्या दे रहा है तू, ठीक। अभी रिसेंटली 10 रुपए के सिक्के कोई नहीं पकड़ रहा था, है ना, जो नए ये कोरोना के बाद जो आए थे, ध्यान है किसी को, सरकार को ऑर्डर देना पड़ा और सरकार को बोलना पड़ा, ठीक है ना, अगर कोई भी दुकानदार मना कर दे 10 रुपए का सिक्का लेने में और ये बोले नकली है फलाना है तिकड़ा है, ठीक है जी, सीधा कंप्लेंट कर दो, सही। सरकार ने एनफोर्स करा है ना, लोगों ने तो शुरू कर दिया था, सिंपल हो गया। ऐसे ही चेक्स वगैरह के साथ था, क्योंकि चेक के साथ बहुत सारे इश्यूज होते थे। आजकल तो सीधा सिंपल क्या है, जैसे कि चेक चुक तो कुछ नहीं है, सीधा स्कैन करा और अपना पैसे डाल दिया। मान लो किसी ने चेक पकड़ा है तो ड्यूटी बन जाती थी इसकी, वो चेक को प्रॉपर फॉर्म फार्म भर भुरा के अटैच करके पूरी एप्लीकेशन फाइल बना के बैंक मैनेजर को देके आएगा, बैंक मैनेजर चेक करेगा, बोले जी इसमें ये रह गया ये रह गया, यहाँ साइन करो इसमें साइन करो ये साइन करो वो साइन करो, पूरा दिन जो है वहां लगाएगा। डन। फिर सोचो, फिर पता लगे भाई ये तो डिसऑनर हो गया, ठीक हो गया। चलो आगे आगे। चैप्टर 12 कंपनसेशन मिलेगा भाई अगर सीधा सिंपल डिसऑनर हो गया तो। चैप्टर 13 स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस, यस भाई डिसऑनर हो गया नहीं हो गया स्पेशल रूल ऑफ एविडेंसेस चलेंगे। चैप्टर 16 क्रॉस्ड चेक्स, कई प्रकार के चेक्स होते हैं, ठीक है ना, डबल क्रॉस कर देते हैं, सिंगल क्रॉस रहते हैं, और अकाउंट पे ही होता है, और ओनली पे ही होता है, काफी तरीके के निशान बनाए जाते हैं उस चेक के ऊपर, ठीक है ना, उसके बारे में भी समझ लेंगे हम। 16, अच्छा 14, ठीक है। 15 ऑफ बिल्स इन सेट्स छोड़ देना, 16 ऑफ नेगोशिएशन सॉरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ छोड़ देना, 17 of penalties in case of dishonor of certain checks for insufficiency of funds in the accounts, जो सिर्फ आपको पढ़ने हैं वो उसके ऊपर निशान लगाओ, लगाओ इस चैप्टर के ऊपर निशान, चाहे सीनियर जुडिशरी की तैयारी करोगे, चाहे लोअर जुडिशरी की तैयारी करोगे, या किसी भी लीगल एग्जाम की तैयारी करोगे, लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, चैप्टर 17 तो पढ़ना पड़ेगा। जिन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे बेरेट्स आते हैं उसमें जब आएगा क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
ब्रैकेट में लिखा होगा चैप्टर 17, तो सांस आ जाएगा काट देना। चलो ठीक है ना, सिर्फ चैप्टर 17। देखो अब आप निशान लगाओ जो सिर्फ आपको करना है, अदरवाइज सारा नहीं करेंगे इसमें। देखो जरा अगेन, चैप्टर 1 करना है अपने को, यस करना है। चैप्टर 2 करना है, यस करना है अपने को। ठीक है जी। चैप्टर 3 करना है अपने को। चैप्टर 4 सारा नहीं करना, स्पेसिफिक करने। ठीक है जी। प्रेजेंटमेंट एक आधा कोई सेक्शन हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। ना अब अभी नहीं लगवा रहे, ठीक है ना, ये साथ में करते हुए चलेंगे। जो स्पेसिफिक है वो चैप्टर तो सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है जी। आओ जी, चैप्टर 7 जो है, यस, इसमें सफिशिएंट सेक्शंस आप पढ़ोगे। ठीक है जी। डिसऑनर में भी, यानी चैप्टर 8 में भी पढ़ोगे आप। ठीक है जी। चैप्टर 9 नहीं पढ़ रहे, रीजनेबल टाइम बस 1 2 3 सारा का सारा पढ़ लेंगे, बहुत ही कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये। ठीक है जी। चैप्टर 11 ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, स्पेसिफिक 1 2 सेक्शंस। ठीक है जी। चैप्टर 12 सिंपल एक ही है, ले देख पढ़ लेंगे इसको फटाफट। स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस, ये प्रिजम्पशंस है बेसिकली, अपने को प्रिजम्पशन चाहे किसी भी चैप्टर में वो अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है जी। चैप्टर 16 क्रॉस चेक्स, सिर्फ ये 123 124 125 बस ये करने हैं बेसिकली, मेनली तो अगर यूं है कि भी इंटरेस्ट बन जाता है अपना तो हम आगे भी निपटा लेंगे इसको। चैप्टर छोड़ दो 15, चैप्टर 16 छोड़ दो। ठीक है जी। चैप्टर 17 पूरा करना। अगर मैं कहूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस सिर्फ चैप्टर 17 के घूमती रहती है। अगर सीधा सिंपल देख लो जरा कंटेंट में 138 सेक्शन चैप्टर 17 में, इसी की ही फाइल डलती है, इसी का ही केस डलता है। इस बेर एक्ट में कोई भी कोज ऑफ एक्शन जनित होता है 138 की फाइल जाती है। ठीक है ना, चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रीड विद फलाना फलाना जो भी सेक्शन है। ठीक हो गया, सिंपल है, डन, सही। मोटा मोटा चैप्टर के साथ में याद कर लो। ठीक है जी। 10 बजे से पहले रीजनेबल टाइम, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1। ठीक है जी। 2 के अंदर क्या है, देखो चैप्टर 2 के अंदर डेफिनेशन है भैया, ये सारा डेफिनेशन से भरा हुआ है चैप्टर 2। देखो जरा कंटेंट्स के अंदर, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ड्रॉवर, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ओनर, पेई, होल्डर इन ड्यू कोर्स, सारा का सारा डेफिनेशन का है, ये तो करना ही करना है। ठीक है जी। फिर चैप्टर 3 पार्टीज की बात करता है। ठीक है ना, पार्टीज क्या करेंगी, चैप्टर 4 के अंदर नेगोशिएशन करेंगी। कैसे करेंगी, प्रेजेंटमेंट करके। ठीक है जी। प्रेजेंटमेंट करके क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देने से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा लाइबिलिटी से। ठीक है, ठीक है जी। फिर सीधा चैप्टर 10 रीजनेबल टाइम की बात हो रही है। ठीक है जी। चैप्टर 12 कंपनसेशन, याद कर लो, महाभारत देखिए, ये नई वाली नहीं, अपनी महाभारत ये नहीं जो इसने बनाई है, जो अभी जिसके अंदर वो गत्ते के क्या होता है, ये सिर के ऊपर क्या पहनते हैं, गत्ते के मुकुट पे पाया जावे, तो अभी इतना बिल्कुल लेवल गिर गया। वो बी आर चोपड़ा की जो पुरानी वाली है ना। ठीक है ना, दुर्योधन ने उसके बाद सुपरमैन भी बन गया, लेकिन लोग उसको बोलते हैं अरे वो दुर्योधन, वो सुपरमैन, दुर्योधन वो सुपरमैन बन गया, चलो फिल्म देखा। ये 90s की बात है, बड़ा गंदा लग रहा था। बाकी दुर्योधन था ना, वो सुपरमैन की ड्रेस में ना, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जच रहा था। लेकिन मुंह खोलते ऐसा लगा अभी बोलेगा अपने मामा श्री। चलो डन। तो उसके अंदर क्या होता है, शकुनी बोलता है पो 12 ऐसे करके, पो 12। ठीक है जी। पो 12 से क्या मिलेगा, कंपनसेशन। पो 12 का मतलब होता है सोने पे सुहागा, सारा पैसा मिल गया, ऊपर तक कंपनसेशन मिल गया। ठीक है ना, चलो याद कर लेना इसको, कंपनसेशन पो 12, चैप्टर 12 की बात हो रही है। 13 के अंदर सब स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंसेस हैं। फिर सीधा अपने को चैप्टर 17 याद करना है। चैप्टर 17 याद कर लेना, चैप्टर 17 ही प्रैक्टिस होता है, केस चैप्टर 17 के अंडर अकॉर्डिंग ही डलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 2 के बाद। ठीक हो गया, सही। स्ट्रेस पता चल गया कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, ज्यादा आगे ध्यान रखना, कई सेक्शन इतने डीप में है। ठीक है जी, मैं डीप में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा, डीप में मत जाना। ठीक है ना, अपने को काम चलाना है, काम चलाने से ज्यादा ही करवाओ, अपना प्रैक्टिस का भी सारा काम चल जाएगा। ठीक है जी, अपना लोअर जुडिशरी का सारा काम चल जाएगा, सीनियर जुडिशरी का सारा काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आज का होमवर्क लिख लो।
मैं शायद दूसरा ब्रेक उठा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। चलो कोई बात नहीं, मैं अदरवाइज लिखवा देता हूँ तुमको। नहीं है इसमें, नहीं है। लिखो रूप सिंह राठौड़ है, होमवर्क होमवर्क लिखो। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2014 सुप्रीम कोर्ट। 14। इस जजमेंट के बाद बहुत बड़ी बड़ी अमेंडमेंट आई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। हमने सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी पढ़ी थी इसमें? 2018 की। ठीक है जी। 2018 से पहले की देखो जरा अमेंडमेंट। 2015। ठीक है जी। ये 2015 की अमेंडमेंट बेसिकली इस केस की जनित है। इस केस लो के कारण ये अमेंडमेंट आई। ठीक है ना। कल परसों शायद भूषण जी बात कर रहे थे, ये जो टाइम टू चेंज हुआ है ये दशरथ रूप सिंह राठौड़ के केस में हुआ है। ठीक है। ध्यान रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर फैक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने फैक्ट आपको पढ़ना बता दिया है। ठीक है ना। ब्लड से बहुत ज्यादा ट्रिकी है, छोड़ दो। ठीक है ना। बस क्रक्स जरूर पढ़ देना उस किसी भी केस का। ठीक है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज होंगी, तो छोड़ दो, इतना दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। बस इतना पढ़ देना उस केस लो को कि वो केस लो बस आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाए। ठीक हो गया। सिंपल है। चलो सही। बताओ जरा चैप्टर 12 क्या है? शाबाश, अरे वाह 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 भांजो, वाह वाह। ठीक है। चैप्टर 10 रीजनेबल टाइम की बात हो रही है। चैप्टर 3 पार्टीज। ठीक है जी। पार्टीज क्या करेंगे मिलकर? नेगोशिएशन करेंगे। शाबाश। चैप्टर 4 में। ठीक है ना। कैसे? प्रेजेंट करके। प्रेजेंट करके क्या होगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट पे करने से क्या होगा? लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है ना। चैप्टर 17 क्या है? हेडिंग पढ़ लेना इसकी, कभी सोचा कि केस केस इसी में होता है। इसकी हेडिंग पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है। आओ जरा प्रियम्बल पे आ जाओ। देखो 1881 का वो वाला एक्ट जो ब्रिटिश काउंसिल में पेश हुआ है, वो वाला बिल, उसकी हेडिंग है ये, उसका प्रियम्बल है। एन एक्ट टू डिफाइन, डिफाइन करने के लिए है, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, और अमेंड करने के लिए है क्या? लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, रिलेटिंग टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिलेटिंग टू चेक्स। तीन चीज है, 1 2 3 करके लिख लेना इसके अंदर। यस नो। सिर्फ इन्हीं चीजों के या इन्हीं विषयों के लिए लॉज को डिफाइन करते रहना आगे, और जब जब जरूरत पड़े इसको अमेंड करते रहना। ठीक होगा। नीचे प्रियमल गए छोड़ दो। आओ शो टाइटल एक्सेंट। द एक्ट मे को अंडरलाइन कर लेना, मे बी कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लोकल एक्सटेंट सेविंग और यूजेजेस रिलेटिंग टू हुंडीज एसेट्रा। यस, सिर्फ लोकल लेवल पर एप्लीकेबल थी हुंडीज एंड डीज। ठीक है जी। आजकल हुंडीज का कोई है कल्चर नहीं आजकल। हाँ। हम्म। हाँ। अगर शैल लिख देंगे तो बेटा फिर वही बात है, अंग्रेज तो यहाँ पे कानून बना के चले गए। हो सकता है अंग्रेज जब चले गए होते तो यहाँ पे अगर मान लो कोई राष्ट्रपति, एक्चुअल में राष्ट्रपति सरकारें आ जाती तो वो तो सारे के सारे लौटा देती, तो शैल लिखने का फायदा नहीं होता। शैल लिखने वालों की अपने आप बेइज्जती हो जाती। तो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज ये बोलती कि मैं लिखा दे। ठीक है ना। पहले ही मैं लिखा दे। ये बेसिकली होता क्या है, ये जो राइटिंग होती है ना, ये राइटिंग के रूल्स होते हैं। सही, राइटिंग के रूल्स के हिसाब से जजमेंट को, जजमेंट कर रहा हूँ, लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट होना पड़ता है। सही।
लो बुक, ध्यान रखना, कभी भी किसी एक कालखंड के लिए नहीं बनाई जाती, एक कालखंड के लिए नहीं होती वो, अनंत काल के लिए होती। सही, शेल नहीं लिख सकते आप। चलो जी, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। सही, चलो चलो आगे आ जाओ। बट नथिंग हियर इन कंटेंट अफेक्ट्स द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871, इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 21, और अफेक्ट्स एनी लोकल यूजेस रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट और एन ओरिएंटल लैंग्वेज। सही, क्या हाल फिलहाल में अभी भी कुछ यूज हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जैसा, जो जो चेक नहीं है, जो प्रोमिसरी नोट नहीं है, जो बिल नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले आपने हाँ हाँ बोला कि हाँ। गए थे जब छोटे थे, किसी दुकान पे गए थे, क्या लगता है उसने फ्री में सामान दिया है? वो पार्ले की एक कॉपी का तो क्या खाते पे चढ़ेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक हो गया, मामा के नाम पे, नाना के नाम से, दादा दादी के नाम से मिल गया है अपने को, परिवार के नाम से जिस परिवार में जन्म लिया है, ठीक है ना, पिता के नाम से, ठीक है ना, कि भाई वो फलाने का लड़का है, ले अंतल ये भी ले लूं, तुलतुले भी ले लूं, हाँ ले ले बेटा, पेप्सी पी लूं, पी ले, ठीक है जी, पैसे अरे कोई बात नहीं, दुकानदार थोड़ी ना तोतला है, बोले जा बेटा कोई बात नहीं। क्या लगता है फ्री में? यस, ट्रांजैक्शन हुई है, फ्री में नहीं है। ठीक हो गया, तो ये जो लोकल यूजेज है ना रिलेटिंग टू एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, और इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल मतलब एशियाटिक बेसिक। सही, चलो, इसके परफेक्ट नहीं डालता ये एक्ट, ठीक है ना। मान लो एक गांव के अंदर बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है जी, और बहुत काफी स्ट्रॉन्ग गांव है, और आसपास के एरिया में उस परिवार की बहुत चलती है, ठीक है जी, सीधा सिंपल, उसने कॉल है बोल दिया, बोला जी इस घर का नाम ले देना, जाओ। आज भी होता है, ठीक हो गया, बिल्कुल होता है। प्रोवाइडेड दैट सच यूजेजेस में बी एक्सक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि छोड़ दो इसको, कमेंसमेंट में आ जाओ। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी आंडी, ये सारे बैंक के काम आता है। बैंक का साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है ना, 1 अप्रैल से एक महीना, खास 1 अप्रैल, एक महीना पहले ये एक्ट आया है, याद कर लोगे, एक महीना पहले चेक आया है, और उसके बाद जो है बैंक के खाते खुल गए, याद कर लेना इसको। आओ जी, बैंकर इंक्लूड्स any person acting as a banker and any post office, and के पर प्लस लगाओ, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अच्छा, पोस्ट ऑफिस भी बैंक होता है क्या? यस, बैंकों से पहले पोस्ट ऑफिस ये काम करते होते थे। वैसे क्यों काम करते थे? अंग्रेजों की सुविधा, ठीक है ना, किसी अंग्रेज ने, बूढ़े ने चुरा लिया, कोई मंदिर मंदिर से सामान चुरा लिया, ठीक है जी, अब वो कहाँ बैठा, वो यहाँ बैठा है, ये शिप पे ले जाने का काम किसका? ये पोस्ट ऑफिस का काम था। इस पूरे पृथ्वीलोक पर सबसे जिम्मेदारी का काम था एक समय पर, सबसे ज्यादा पावर इनके पास थी। इसी कारण से जब हम बीएनएसएस में, सीआरपीसी में पढ़ते हैं, लोकल जज जैसे जेएमआईसी या फिर थाना मजिस्ट्रेट होता है, उसकी तो पावर ही नहीं होती थी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके वो सर्च वारंट दे दे। अंग्रेज नौकरी समेत खा जाएंगे उसको, नमक लगा के। चलो आओ जरा सीधा चैप्टर 2 पे आ जाओ। कुछ भी भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एक तो फ्री माइंड हो जाओ बिल्कुल। आओ, प्रोमिसरी नोट्स पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है? एक प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो कागज होता है, यस नो, किसमें? राइटिंग में। नोट बीइंग ए बैंक नोट, वो बैंक नोट नहीं है, बट ध्यान रखना, और या फिर सर्कल करे ना, या फिर वो करेंसी नोट भी नहीं है, ध्यान रखो, एक ऐसा कागज
जो कि राइटिंग में है, रिटर्न में है, जो बैंक नोट नहीं है और ना ही जो करेंसी नोट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, उसके अंदर क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है लिखी हुई है उसके अंदर, और साइंड है किसके द्वारा, मेकर, जिसने भी ये प्रोमिसरी नोट बनाया है, अंडरलाइन कर लेना इसको। और किस चीज के लिए होता है ये, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इसके अंदर प्रोमिस होता है, प्रोमिसरी नोट लिखा हो ना, इसके अंदर प्रोमिस होता है कि क्या वो पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या फिर और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो केवल उसी आदमी के ऑर्डर पर या फिर किसी सर्टेन आदमी के ऑर्डर पर, और टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ये पैसा किसको मिलेगा, जो भी बीरर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का उसको मिलेगा। देखो 1881 का समय चल रहा है, एक तो पीछे चले जाओ, भूल जाओ ये व्हाट्सएप और ये ऑनलाइन स्कैनर दे दे, स्कैनर भूल जाओ इसको, पूरे तरीके से भूल जाओ, भूल जाओ चेक, भूल जाओ, ठीक है ना। किस में चल रहे हैं, वही पगड़ियों वाले हुंडियों वाले सिस्टम में चल रहे हैं। अभी नया लो आया है, इसमें एक पता नहीं बाहर से लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने कागज के ऊपर लिख के दे देते हैं। हमारे तो कागज ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते जिसको ताम्रपत्र बोलते थे, तांबे के कागज पे लिख देते थे, ले जला ले पाट लेके करेगा कुछ ना हो, ठीक हो गया जी। लेकिन ध्यान रखना सबसे घटिया क्वालिटी का ये रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक हो गया। अब भैया अंग्रेज सिस्टम लेकर आए हैं, साथ में क्या है, साथ में कागज वाले नोट भी आने की तैयारी हो रही है। सरकार को तो पता ही होता है क्या करने वाले और क्या नहीं करने वाले होते हैं, वो तो लोग होते हैं स्पेकुलेशन लगा रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या है, कागज के नोट भी आने वाले हैं, ठीक है जी। मनी आ चुका है, मनी आ चुका है मार्केट में, ठीक है जी। सिक्के आ चुके हैं, मनी बिल्कुल आ चुके हैं, अंग्रेज अंग्रेज वाले, ठीक है ना। चलो अब क्या है, सिर्फ धातुओं के सिक्के हैं फिलहाल, कागज वाले तो आने हैं अभी, सिंपल, सही। और ये सिक्के होते हैं किस चीज के बनते हैं, धातुओं के। धातु कैसी, सस्ती या महंगी धातु, पुराने समय में गिल्ट के सिक्के तो अब हैं चांदी के, ठीक है ना, चांदी के, सोने के, ठीक है ना। तांबे के तो पीछे वो जो ब्रॉन्ज एज होती थी उसके अंदर चलता था। और इंडिया के अंदर कभी भी तांबे के सिक्के नहीं चले, यहाँ हमेशा से सोने चांदी के सिक्के चले, ठीक है ना। ये तो उनकी है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमारी हिस्ट्री बहुत सेफ और बहुत ग्लोरियस है, ठीक हो गया, डन। तो अब क्या है भाई, मान लो किसी ने बड़ा व्यापार करना हो, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात क्या है, कितने, हाँ जी कितना पैसा लगेगा भाई, 2 मण सोने की मोहरें लगेंगी। पहले तो ऐसे ही व्यापार होता था, सोचो, समझ पा रहे हो, क्या लेके जा पाएंगे 2 मण सोने की मोहरें, और कैसे जाना है, कोई ट्रेन सिस्टम नहीं, सारा पीछे चले जाओ बिल्कुल ही, बैलगाड़ी, टांगा और ये घोड़ा गाड़ियां, ठीक है जी। अब अगर उसके अंदर पैसा है तो उसके साथ में जो पूरी फौज लेके जानी पड़ेगी, यस नो। तो एक सिस्टम बना दिया गया, क्या, बैंक्स जैसी एक संस्था, कैसी, पोस्ट ऑफिस वाली संस्था बना दी गई है, ठीक है जी। उसके अंदर जो है सारा ये धातु का जो भी सिक्के वगैरह है उसके अंदर जमा करवा दिए हैं। क्या करते हैं, एक कागज के ऊपर लिख कर दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे और गुड़िया के बीच में व्यापार चल रहा है, ठीक है ना भाई, कितना पैसा जी, इतना पैसा, ठीक है जी भाई, 2 भूरी या 2 मण जितना नहीं, ठीक है ना। अब मैं उसके ऊपर अमाउंट लिख दूंगा, ठीक है ना। मेरे को पता है एक्चुअल में एक सोने की गिन्नी या सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का कितने कितने का होता है ना, स्पेसिफिक होता है। आज की दिन नहीं है, तोड़ों में नाप लेते थे, सिंपल, डन। लिख के उसके ऊपर अमाउंट एक कागज के ऊपर, ठीक है ना, और बोल देंगे जब ये पेश करेगा, कहाँ कहाँ पेश करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में पेश करना पड़ेगा। ये पेश करेगा, इसको इतना रुपये दे दो, मैंने प्रॉमिस कर दिया इसको कि मैं पैसे दिलवाऊंगा, ठीक है ना। ये बच्चे के लिए भी ठीक हो जाएगा, अगर रास्ते में इतना पैसा लेके जाएगा, ये रास्ते में डाकू आ जाएगा, ठीक है ना।
अंग्रेजों की गाड़ी को देख के तो वैसे ही इंडियन वो हो जाता था हिंदुस्तानी, वो तो भाग गए वरना खत्म ही हो जाने थे। डन हो गया। तो क्या हो गया, एक कागज बना के दे दिया। पैसा किसको मिलेगा, जो भी बीरर है, हु बियर्स इट, नाउ शी बियर्स इट, ठीक है ना। तो क्या करेगी, प्रेजेंटमेंट के ऊपर पोस्ट ऑफिस में पैसा मिल जाएगा अगर पैसा चाहिए तो। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, अब पोस्ट ऑफिसर वही सिस्टम है कि जी आप यहाँ आ तो गए, अब 2 मण 2 बोरी तो देखो ये कैसे आप कैसे लेके जाओगे, आप ऐसा करो यहाँ पे खाता खुलवा लो आप, हम आपके खाते में चढ़ा देंगे, है ना। आपको जितनी जितनी जरूरत हो आप लेते रहना, ठीक है ना। ये पुराना व्यापारी है, इसको समझ में आ गया बात, तो ठीक है। मेरा तो घर यही है जहां पोस्ट ऑफिस है, मैं अपने घर में रखूंगा तो फिर चोरी चकारी का खतरा है। डन हो गया सिस्टम। आओ एक बार दर्शन कर लें प्रोमिसरी नोट के, दर्शन करें, चलो आओ दर्शन करते हैं। हाँ करते हैं, यूज करते हैं। हम्म। ये लो, ये इंडिया का भी होगा शायद थोड़ा सा, इंडियन लिख देता हूँ इसमें ना। ओ फिर ये तो अपनी मोर वाली अंग्रेजों के टाइम के देखते हैं, ये पुरानी, अगर ये साफ है तो। ओहो, वाह भाई वाह, ये फोटो खुल जाएगी अब। भाई ये बड़ी खतरनाक है ये ना विकिपीडिया। चलो देखो, ओह इंडियन ही है, देखो रंगून लिखा हुआ है, मिला, रंगून म्यांमार की राजधानी, इंडिया का हिस्सा होता था, गाने भी बनते थे, ठीक है ना। जब वो एक नाक बंद करके गाते थे, मैंने अपनी आंखें रंगून वहां से किया है टेलीफोन, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी गाना सुनना है। और टेलीफोन पुराने वाले टेलीफोन नहीं जैसे खर खर वाले, इतना बड़ा टेलीफोन रखे उसके ऊपर गाना गा रही है एक लेडी, फिर उधर से वो जो है मेल जो होता है पार्ट वो भी गाना गाता है, वो इंडिया के अंदर कहीं बैठा हुआ है, या पता नहीं वो रंगून में बैठा हुआ है। चलो देखो, इंडियन रुपीज 20,000, रंगून भाई 16 दिसंबर 1926, ऑन डिमांड, डिमांड करने पर, वी प्रोमिस टू पे, हम ये वादा करते हैं कि पे कर देंगे या पे करते हैं, एट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में जाने, यानी वहां पे जाके डिमांड करनी पड़ेगी। रंगून टू फलाना फलाना फलाना, ये कोई नाम है ये, करूपन, हाँ साउथ इंडियन है कोई, जो भी है, और ये पता नहीं क्या है, चैटर्जी है या फिर चितरंजन दास, जो भी है। और ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड द सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली, रुपीज लिख रहे हैं, विद इंटरेस्ट, ये लो इंटरेस्ट भी आ गया, देर ऑन, फ्रॉम दिस डेट, किस डेट से, 16 दिसंबर 1926 से, एट द रेट ऑफ जितना भी है, चल जो भी, परसेंट पर एनम के हिसाब से। क्यों, क्योंकि रंगून से चलेगा, ये रंगून में साइन किया है, कहाँ साइन किया है, ये देखो रंगून में साइन किया है, ये देखो मोर डली हुई है। डन हो गया, ये देखो ये भी मोर है, ये भी रंगून की है, ठीक है जी। बड़े ही सोफेस्टिकेटेड लोगों के पास बैंक्स की सुविधा होती थी, ठीक है ना। आजकल तो मैंडेटरी हो गया है, सरकार ने बोल दिया हर मनुष्य का खाता होगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसे पता कैसे, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फिर ये कार्ड किस लिए बनते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, बैंक से निगरानी रखेंगे नहीं।
अगर लोगों के साथ पैसे की ट्रांजैक्शन करनी है सरकार को, ठीक है ना, तो सबसे सेफ तरीका है, ठीक है ना, बात उठा लो, सबसे सेफ तरीका है, एक तो पैसा खुल आ जाएगा, यहीं के फिर लीडर बोलते हैं कि भाई साहब हम तो 100 रुपया रिलीज करते हैं, वो जब पहुंचता है तो 1 रुपया बन जाता है, हम क्या करें? ये सबसे इजी तरीका है, क्योंकि आरबीआई के थ्रू ही सरकार जो है सारी की सारी फाइनेंसिंग स्कीम जो है वो लोगों को देती है। आरबीआई को क्या बोलेंगे, भाई इतने 1000 करोड़ रुपए रिलीज कर दो, ठीक है जी, एक तो पैसा लेकर भागो, ठीक है ना, सीधा सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, सीधा आरबीआई डायरेक्शन देगी, इतना पैसा जो है इतने इतने बैंकों में डलवा दिया गया है, और बैंकों को डायरेक्शन दे देगी खातों में डलवा दो भैया, कोई बीच में एजेंट वेजेंट कुछ नहीं, जितना पैसा रिलीज हुआ उतना पहुंच गया, ठीक हो गया। ये बेसिकली इसके लिए था, ठीक है ना, डिटेल तो सारा सारा डाटा उनके पास, ये इतने बांग्लादेशी कैसे पकड़े जा रहे हैं, इसलिए पकड़े जा रहे हैं, ये सारा डाटा है, ठीक है ना, चलो डन, सही। तो होता क्या था, बड़े ही सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड समझ गए, बहुत ही स्पेशल लोगों के पास होता था बैंक की सुविधा, सही। ये देखो ये कागज, जैसे आजकल चेक बुक मिलती है, ऐसे ये कागज की पूरी बुकलेट मिलती थी, ये देखो उसकी पर्सनल मोहर है ये देखो ये ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना, ये पता नहीं लिखा तो नहीं जाएगा शायद इसमें, देखो कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है, ये देखो ये, ठीक है जी, उनके पास भी होती है, ये पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं, सही। ये बैंक में जाके नहीं निकाली, उसने खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में साइन करके दे दी है, पहले ही ऐसा ही होता था। कुछ अमीर लोग मिलकर बैंक, जितने भी बैंक आज आप देख रहे हो कुछ अमीर लोगों ने मिलकर बनाए हैं, जितने आप प्राइवेट बैंक देख रहे हो ये कुछ अमीर लोग मिलकर बनाए हैं, कोई नया बैंक आता है तो कुछ अमीर लोग पैसा डाल देते हैं और मिलकर एक बैंक बना लेते हैं, बस टाइम की कंडीशन और जो पैसे की कंडीशन है और कैपिटल की कंडीशन वो पूरी करनी पड़ती है बस। प्राइवेट बैंक का तो मैं आपको हिसाब किताब बताऊं, अ, अ, अगर आपके पास सर्टेन सर्टेन मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा है, तो आप, एक प्राइवेट बैंक ऐसा है आप उसके अंदर पैसा डाल सकते हो, आप उसके अंदर खाता खुलवाओ, आपको मेंबर बना देंगे अपना, वो खाता धारक नहीं बनाएंगे, अपना मेंबर बना लेंगे आपको, ठीक है। हाँ, आप बैंकर बन जाओगे, आपका 30 करोड़ मार्केट में चला चला दिया जाएगा, लोगों को उधार देना या इन्वेस्ट करना कहीं पर भी, ठीक है जी, जो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है जी, कितने परसेंट का इंटरेस्ट देते हैं लोगों को, 6-7 तो एफडी में देंगे जी, अदरवाइज करंट पे ज्यादा से ज्यादा 3 है करंट पे, लेकिन जहां पर बैंक वाला यानी बैंक जहां पर इन्वेस्ट करता है वहां से कितना इंटरेस्ट लेता है, वहां तो कमीशन आएगा 18-18 पे, बिल्कुल क्वार्टर क्वार्टर पे, उस पे इंटरेस्ट पे, बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से, सिंपल। अगर 100 रुपया उधार बैंक दे रहा है तो वहां से 36 रुपया, 136 रुपये ले रहा है वापस, ठीक है जी, 136 में से लोगों को जिसका पैसा उसको कितना दे रहा है, उनको करंट अगर है तो 1.5% गणना गणा 3% ले, कोई बहुत बड़े दिल वाला बैंक है भाई, 3% करंट के ऊपर दे रहा है, सही। एफडी तो सीधा सिंपल फिक्स है, सिंपल हो गया, डन, यही तो इनकम है बैंक की, बस एक बार पैसा लगाना है, बाकी बैंक लगाना फुट्टी कोड़ी भी, लोग अपने आप चलाएंगे उस बैंक को ठीक है, सही। और देखो विडंबना की बात, दुनिया के सबसे पुराने बैंक इंडिया के अंदर, ठीक, यूरोप में सबसे पहला बैंक ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन के साथ साथ में सबसे पहला बैंक दुनिया का इंडिया के अंदर, एसबीआई, एसबीआई, ये इंपीरियल का ही नाम बदल के एसबीआई कर दिया, ठीक हो गया, सिंपल, देख लिया, ये पूरी बुकलेट होती थी, वहीं पे साइन मुंह और मार चप, मुंशी जी जो है सारा काम कर पूरा कर देते थे, ठीक है जी, सेठ जी को अंदर ले जाओ भाई साइन करवा लो, सेठ जी ने साइन कर दे, ले भाई ले जा, कहाँ चला जियो, वहां चला जियो इंपेरियल बैंक में जो तेरे शहर में है, तू कहाँ से आया है, अब रंगून में साइन करके मैं दे रहा हूँ, तू कहाँ से आया है, सूरत से आया, अच्छा सूरत से आया, अरे भाई साहब पूरा कई टाइम जोन चेंज करने पड़ेंगे, 3 से 4 टाइम जोन चेंज हो जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे,
तो ऐसा कीजिए आप इंटरेस्ट भी दे दो, चलो जी इंटरेस्ट भी दे दिया, जाके सूरत में इंपीरियल बैंक में लगा देना। हाँ जी लाओ जी, आ गया, चलो भैया हो गया डन। देख लिया प्रोमिसरी नोट, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी दिमाग से, व्हाट्सएप व्हाट्सएप, ईमेल शीमेल, नई स्टैम्प, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है जी, स्कैन स्कून सब कुछ हटा दो दिमाग से। 1881 के समय में पहुंच जाओ एक्चुअल में। आप पढ़ू दोबारा से, दोबारा से पढ़ू, माइंड में है ना प्रोमिसरी नोट। एक प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कागज कैसा राइटिंग में लिखा हुआ कागज होता है, जो कि बैंक नोट नहीं है। बैंक नोट नहीं है। बैंक नोट क्या होते हैं, बैंक में गए हो कभी, फॉर्म देखे हो, लंबे लंबे फॉर्म्स होते हैं, ये बैंक नोट्स होते हैं, सिंपल। चलो बैंक में गए हो गए, ये पित्तल के सिक्के से टोकन से दे देते हैं, पित्तल की जिसके बीच में छेद होता है, ये बैंक नोट होता है, ठीक है ना। होता क्या है, आप क्या करोगे, लेट से आपको कैश जमा करवाना है, ठीक है ना, कैश लेने देने में तो कोई नहीं, कैश आपको जमा करवाना है, यही काम सबसे जल्दी होता है बैंक के अंदर, बाकी सारे काम स्लोली आराम आराम से। हुआ क्या, आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, ठीक है ना, बैंक नोट भर दो जी, प्रो नोट भर दो, भर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, मान ले जाओ मैनेजर के पास, मैनेजर साइन कर देगा एक सर्टेन सम के ऊपर यदि पैसा है, ठीक है जी। अब वो क्या है, सर्टेन सम के ऊपर पैसा ज्यादा है, ठीक है ना, अब वो क्या करेगा, बैंक मैनेजर टोकन निकाल के देगा, वो बोलेगा पैसा यहाँ रख दीजिए, बैंक में ज्यादा भीड़ है, मैनेजर ने पैसे जमा करने के लिए अपने काउंटर पे, अपने उसमें चैम्बर में बुला रखा है, तो ऑब्वियसली समझ सकते हो पैसा ज्यादा है, ठीक हो गया। क्या बोलेंगे कि जी ये टोकन है, ठीक है ना, ये टोकन दे दो जी, आप वहां जाकर किसको, कैशियर को दे दो, ठीक है ना, वो टोकन वो सिक्का कैशियर को दे देंगे, ठीक है ना। कैशियर जो बोलेगा, अगर बैंक लेट से अगर छोटा बैंक है या फिर मतलब प्रीमाइज छोटा है, तो बोलेंगे हाँ जी बाबू जी, ठीक है ना, लेट से मैं मैनेजर हूँ, वो बोलेगा आओ जी जरा, ठीक है ना, ये तो ओपन एरिया होगा पब्लिक के लिए, ये काउंटर का एरिया होगा, ये अपने बैंक बैंक के लिए होगा। अब वो अंदर अंदर से आएगा, ठीक है जी, ये पैसा है जी, ये लो जी, टोकन पहुंच गया जी, ये लो जी पैसा, या फिर पीएन को बोलेगा पैसा दे आप, ठीक है, अब फटाफट करके, ठीक है जी, वो बताएगा, और रसीद टोकन बैंक नोट आपको देगा कि भाई इतने रुपए, इतने लाख करोड़ अरब खरब आपने जमा करा दिए इस तारीख को, ठीक है जी, क्या है बैंक नोट। वैसा तो बैंक नोट नहीं है ना वो, देखो क्या ऐसा बैंक नोट है क्या, कोई टोकन टाकन है क्या ये, चलो। अच्छा करेंसी नोट है क्या, ठीक है ना, वो अंग्रेजों की तो करेंसी देखी, वो टकला छपा रहता था कि उसमें कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है जी, इसके अंदर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, देखो जरा पढ़ के, कोई कंडीशन है क्या, ये बोल रहे हैं हम प्रॉमिस करते हैं कि इसको पैसा दे दिया जाए, और तो और इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाए, कोई कंडीशन है क्या, सिंपल। डिमांड को कंडीशन मत कहना, जिसको पैसा चाहिए देखो डिमांड तो करनी पड़ेगी, देखो साइन है, साइन है, साइन है बिल्कुल है, जेरो जी, किसके, मेकर के साइन है, यस। और किस चीज होता है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में फिलहाल ही है उसको पैसा मिलेगा, जो बियरर है, बियर मतलब वहन करना, ठीक है ना। चलो इलस्ट्रेशन, ए साइन कर देता है इन द फॉलोइंग टर्म, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर्स रुपीज, और या फिर मैं ऑर्डर देता हूं, मैं आदेश देता हूं कितने रुपए का, 500 रुपए का, या फिर आई एक्नोलेज माई सेल्फ टू बी इंडेबिटेड टू बी, मैं एक्नोलेज करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरे ऊपर उधार है बी का 1000 रुपए का, टू बी पेड ऑन डिमांड, जो कि पे कर दिया जाएगा डिमांड पर, फॉर वैल्यू रिसीव, जो वैल्यू रिसीव हुई है, या फिर मिस्टर बी आई ओ यू, ठीक है ना, आई ओ यू, इसका मतलब आई ओ यू 1000 रुपीज, तेरे को 1000 रुपए देने मेरे, I promise to pay B rupees 500 and all other sums which shall be due to him। देखो एक भी प्रोमिसरी नोट की जो लैंग्वेज है किसी दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन किसी के अंदर कंडीशन नहीं है, ये बात पक्की है, सारे के सारे देखो राइटिंग में है, ये बात पक्की है, और अनकंडीशनल है कि हाँ भाई मेरी देनदारी है, इसलिए पैसे देने का ऑर्डर कर रहा हूं।
आई प्रोमिस टू पे, ई पढ़ रहा हूँ, आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी, बट सबसे पहले उसमें से वो पैसा काट लिया जाए जो मेरा ओ है इसके ऊपर। मैं 500 रुपए दे रहा हूं लेकिन इसको भी मेरे कुछ पैसे देने, लेट्स से इसको मेरे 100 रुपए देने हैं, तो पहले मेरा डिडक्ट कर लिया जाए, यानी 400 रुपए के लिए है ये ऑर्डर। आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा मेरी शादी के सी के साथ। आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन कब, डी की डेथ पर, प्रोवाइड्स डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम, लेकिन शर्त ये है कि डी मेरे पास इतना छोड़ के जाए कि मैं पे कर पाऊं। अच्छा बताओ क्या शर्त है, क्या कंडीशन है क्या, देखो कंडीशन है क्या, कंडीशन टू पे है क्या, है, देखो जरा, द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली मार्क्ड ए एंड बी आर प्रोमिसरी नोट्स, ए और बी ही खालिस प्रोमिसरी नोट्स हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स रिस्पेक्टिवली मार्क्ड सी डी ई एफ जी एंड एच आर नॉट प्रोमिसरी नोट्स, ये प्रोमिसरी नोट्स नहीं है। आप बताओ जरा, कंडीशन है क्या, कंडीशन है, डेफिनेशन में फॉल ही नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन आ गई, अनकंडीशनल होगा, प्रोमिसरी नोट है तो अनकंडीशनल होगा। ठीक है जी, आओ जरा एच पढ़ लेते हैं। आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट, कंडीशन। एफ शादी की कंडीशन, बी भाई पहले मेरा कटेगा, फलाना कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, नहीं है, प्रोमिसरी नोट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हैं उसको बट प्रोमिसरी नोट नहीं है भैया। उसमें तो जो पैसा लिख दिया अनकंडीशन है, बस बात खत्म। जो बीरर है उस प्रोमिसरी नोट का उसको पैसे नहीं देने अब, वो तो पैसे लेगा अब, कितना जितना उसमें लिखा हो। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन बाहर, खत्म करो, प्रोमिसरी नोट नहीं है। सही, सिंपल है। आओ, बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर ये पढ़ा जाएगा तो ये क्या, पूरा नहीं आ रहा, ये देखो जरा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, गारंटी, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रोमिस टू पे द बीरर द सम ऑफ 500 रुपीज, मैं पुराना देख रहा हूं जिसके ऊपर नोट के ऊपर लिखा हुआ है बिल, आई प्रोमिस टू पे द बिल ऑफ रुपीज फलाना फलाना, ओल्ड ओल्ड डाल देता हूं, ओल्ड, हाँ ये शायद इस पे मिल जाएगा, या फिर छोड़ दो, लो ये लो, मैंने सिंपल टाइप किया $100 बिल, ठीक है। अरे भैया ये विकिपीडिया मेरे को शक होने लग जाता है, ये खुलेगा भी कोई सर,
देखो कहीं पे बिल लिखा हुआ है, बिल शब्द लिखा हुआ है क्या? रूजवेल्ट की है ना? हाँ, फेडरल, हाँ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। हम्म, देखो कोई है जो ये उसके ऊपर हिस्ट्री चैनल के ऊपर बैगेज बैटल और ये 5 स्टार करके जो प्रोग्राम वगैरह आते हैं, ये देखने का शौकीन हो? इसके ऊपर जब कभी भी, क्योंकि ये तो वैसे वैसे रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, डब्ड रहते हैं, हिंदी में डबिंग करके आता है, ठीक है ना? बट एक आधा रह जाता है, ठीक है ना, एक आधा प्रोग्राम ऐसा होता है जो इंग्लिश में होता है, जहां पर भी पैसे का लेना देना हो, तो हमेशा वो अंग्रेज या फिर जो अमेरिकन है वो क्या बोलेगा, आई पेड $100 बिल फॉर दिस। डायरेक्ट बिल का मतलब वो नहीं है तो जो हम समझते हैं कि बिल दिए, वो नहीं होता। करेंसी नोट को ही बिल बोलते हैं, ये है बिल। अच्छा, 100 रुपए क्यों दोगे भैया किसी को? सोचो, सिंपल, 100 रुपए क्यों दोगे आप किसी को? 100 रुपए, 500 रुपए क्यों दोगे? ट्रांजैक्शन। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, पानी लिख उसको मेरी तरफ से 1 रुपए का बिल ना। अभी पढ़ा आपने? आपने अभी पढ़ा है? अभी तो आपने वचन दिया अदा करने का। इसमें नोट पे देखा भी ना, मैं वादा करता हूं कि मैं लेमिनेट करा के अपने अकाउंट में रख लूंगा सारे पैसे, किसी को पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, आपने पढ़ा? नोट हाथ में आते ही आप वचनबद्ध हो जाते हो कि ये नोट आगे चलाऊंगा मैं, ये बिल है, ये चलाना पड़ेगा, ये संपत्ति नहीं है। ठीक हो गया? और सीधा सिंपल, भाई 100 रुपए किसी को क्यों दोगे? देनदारी बनती है। सिंपल, देनदारी बनती है, जनरली देनदारी बनेगी तभी किसी को कुछ दोगे। है कोई चैरिटी वाला? चैरिटी वाला है क्या कोई? चलो। हाँ। ऐसे ऐसे पड़े रिजर्व बैंक से वो गोल्ड वगैरह समथिंग कुछ ऐसा लेने के लिए हम्म। वचन ये देखो, ये है पुराना, गवर्नमेंट ये है पुराने नोट। रिजर्व बैंक से क्या? गोल्ड में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी गोल्ड के बदले में बनाया जाता है। ये देखो सेम है, आई प्रोमिस टू पे द बीरर द सम ऑफ 100 रुपीज। अच्छा नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे जितना पैसा कंट्री में चलाते हैं ऐसा कुछ नहीं, गोल्ड तो वही वही, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो ज्यादा हो गया, पैसे ज्यादा घूमने गोल्ड तो गोल्ड हमारे देश में, दुनिया में जो अदरवाइज जो लोगों के पास है, सबसे ज्यादा सोना है हमारे देश गर्म है, में। गर्म का मिलाते तो ज्यादा है, वो तो मिलेगा ही, रजिस्टर्ड होगा मैं वो तो मिलेगा ही। सारा रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है, सारा का सारा रजिस्टर्ड है। जो सोना अनरजिस्टर्ड है वो स्मगलिंग का माल है, वो स्मगल हुआ है। सर रजिस्टर्ड वैसे कुछ नहीं हो गया ना कि जैसे का जो सिटीजन हो गया वो चीज़ है। रजिस्टर्ड होता है बेटा, तेरे को भी बताना पड़ेगा। पूरा बिल कटता है उसका, तो पूरी आरसी, पूरा नाम नूम लिखा जाता है उस पर। अब है सर वो चीज़ पहले पहले से बेटा, पहले से ही है, कभी से ही है।
चलो बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाओ। एक बिल ऑफ एक्सचेंज, चलो जी, यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है। बोलो, राइटिंग में है ये तो। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसके अंदर भी अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइंड बाय द मेकर है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसके अंदर डायरेक्शन लिखी होती है, क्या, कि सर्टेन बंदे को सर्टेन सम ऑफ मनी दे दिया जाएगा, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का बियरर उसको। ठीक है ना। अब इसको करेंसी बिल के हिसाब से हटके अदरवाइज बता देता हूं। ये लो जी, ये अच्छा दिख रहा है, पुराना पुराना। नहीं तो कोई दूसरा देश है ना। ना, इंडिया इंडिया का दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो नीचे। ये चार्टेड कहाँ? सेकंड लाइन सेकंड आप स्पेसिफाई है। नहीं, दूसरी लैंग्वेज दूसरी, चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। बिल ऑफ एक्सचेंज, हम्म, देखो जी, ये लो ड्राफ्ट, आज भी अवेलेबल है ये, डिमांड ड्राफ्ट के नाम से। ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज कब का है? अप्रैल 30 2008। चलो, फॉर जो भी है ये, यूएसडी एट फ्लाफला साइट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ एक्सचेंज सेकंड द सेम टीनर एंड डेट बीइंग अनपेड पेड टू द ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ से टोटल फलाना फलाना, कितने हैं डॉलर्स? 30,800 4 एंड सेंट्स 70 ओनली। ठीक है जी। इतनी वैल्यू रिसीव्ड, ड्रॉन अंडर फलाना फलाना, इररिवोकेबल है ये। ठीक है जी। चलो 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 चलो, चलो, यस। क्या कह रहे हैं? बिल। अच्छा, कोई चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। आजकल जो इंडिया के अंदर जो हैकर्स बैठे हुए हैं, ये जो स्कैम चलाते हैं फोनों के ऊपर, पैसे लोगों से ठग लेते हैं। ठीक है ना। लेट से आप लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, एकदम से क्या होता है, आपका जो है क्या होता है, वायरस मारने वाले को क्या कहते हैं? एंटीवायरस। आपका एंटीवायरस का लाइसेंस खत्म हो गया, वार्निंग दिखा दी उसने कि भाई आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्क पे आ गया है, और आप जो है अभी जो है लाइसेंस खरीदो, यानी रिन्यू करवाओ उसको। ठीक है जी। आपने जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हुआ, आपको जानकारी नहीं है, आप कहीं विदेश में बैठे हुए हो, ठीक है जी, रिटायर उटूर होके बैठे हुए, बड़ी मुश्किल से क्या है कि भाई कहानी घर घर की नाटक देखने के लिए आपने लैपटॉप वगैरह खरीद लिया है। ठीक है ना। अब वो क्या है, आराम से आया है, सीधा सिंपल भी, जैसे बेटे बेटी ने बताया, उसको पॉपअप करवा दिया। ठीक है जी, और वहां पहुंच गए। अब वो पैसे मांग रहा है आपसे, डॉलर्स मांग रहा है। ठीक हो गया ना। ये यूट्यूब के ऊपर देखना, या फिर अगर कहीं पर भी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आजकल मुहिम छिड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर तो पूरे यूट्यूब के ओरिजिनल सीरीज चल चुकी है। ठीक है ना। रियलिटी जैसे शोज होते हैं ना, वो बनाने लग गए हैं। ठीक है जी। क्या करते हैं, सीधा हैकिंग करके इनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। गुड़गांव में तो क्रैकडाउन हो रहा है, गुड़गांव का तो पूरा एक एरिया, नू मेवात का पूरा एक एरिया साफ करवा दिया है। 5G आया है तब से, और 5G बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए आया है। 5G से पकड़े जाते हैं बेसिकली। तो देखना उसके अंदर क्या होता है, एक इंडियन होता है, आपको पता चल जाता है, क्योंकि वो फेक एक्सेंट के साथ बोल रहा होता है, राजेश राजेश करके बोल रहा होता है। ठीक है। अब वो क्या है, उस लेडी को बोलता है कि आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो बोलेगा भाई मेरे पास तो पेमेंट नहीं है, तो वो बोलेगी नहीं, तो चलो अगर पेमेंट नहीं है आपके पास, तो फिर आप ऐसा करना, आपके पास बिल्स होंगे। ठीक है ना। आप बिल्स 500
जो बिल्स हैं आप वो जो है पोस्टल के पास पहुंचा दो, पोस्ट कार्ड अथॉरिटी, या फिर इनको पोस्ट कार्ड्स भी बोल देते हैं कई बार, अब वो बोलेंगे पोस्ट कार्ड्स पहुंचा दो। ठीक है जी। ये जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं और उनके जो एजेंट जहाँ विदेशों में बैठे हुए हैं पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, जो कि गलत है। सही, क्या मांगते हैं? बिल्स मांग रहे हैं। बिल के अंदर क्या होता है? राइटिंग के अंदर होता है, साइंड होता है, और ऑर्डर पे किसी सर्टेन बंदे को पैसा देने के लिए डायरेक्शन आ जाती है। अगर मैं पूछूं कि भाई डिफरेंस क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजरी नोट के अंदर? डायरेक्शन का डिफरेंस है, इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन आएगी। ठीक है ना। प्रोविजरी नोट के अंदर क्या आ रहा था? अंडरटेकिंग है, सिंपल। इसमें अंडरटेकिंग नहीं है, इसमें सीधा कहां गया डायरेक्शन है, सिंपल। चलो जी। ए प्रोमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल। एक प्रोमिस जो है या फिर एक ऑर्डर जो है पे करने के लिए इज नॉट कंडीशनल, वह कंडीशनल नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर। एंड सेक्शन 4, नाइन सेक्शन 4 के अंदर, बाय रीजन ऑफ द टाइम, सिर्फ टाइम का रीजन होने से, फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट और एनी इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ, ठीक है जी, या फिर इंस्टॉलमेंट के अंदर, बीइंग एक्सप्रेस्ड टू बी ऑन द लैप्स ऑफ ए सर्टेन पीरियड, ठीक है जी, जो एक्सप्रेसली लिखा गया कि भैया इस पीरियड के खत्म हो जाने के बाद, आफ्टर द ऑक्यूरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट, या फिर एक स्पेसिफाइड इवेंट हो जाए उसके ऊपर पेमेंट करनी है, विच अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनकाइंड इज सर्टेन टू हैपन। और इवेंट कैसे हैं? जो सर्टेनली हैपन होते हैं मैनकाइंड के हिसाब से। ऑल्दो द टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग मे बी अनसर्टेन, हालांकि इसका टाइम जो है अनसर्टेन है। देखो जी, सीधी सिंपल सी बात है, अगर प्रोमिसरी नोट में कोई कंडीशन आपने डाल दी तो वो तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन से हट गया। लेकिन प्रॉमिस भी कर लिया और फिर ये बोल दिया कि भाई जैसे इस साल की जो सबसे बड़ी अमावस आएगी ना, जिस कौन सी होती है सबसे बड़ी अमावस हर साल की? जो दिवाली की होती है सबसे बड़ी अमावस होती है, ठीक है ना, उस रात को पेमेंट कर दूंगा मैं। बताओ इस साल की अमावस आएगी? बताओ, आएगी ना? सर्टेन है। सही। मैं डायरेक्शन दे देता हूं अपने बैंकर को, ठीक है ना, और ये ले, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके तेरे को दे दिया और डायरेक्शन इस पे लिख दी है, ठीक है ना, तू फलाने दिन पे ले जाके इसको लगा दियो बैंक में, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। डायरेक्शन दे दी है, अगर उससे पहले जाएगा वो बैंक में लगाएगा, बैंक में लगा लेगा, लेकिन बैंक पैसा नहीं देगा। डायरेक्शन कैसी है? एक सर्टेन पीरियड के बाद मिलेंगे। प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा क्योंकि कंडीशन आ गई है, उसमें अनकंडीशनल रहता है। लेकिन अगर कंडीशन आ गई, और किसके रिगार्डिंग कंडीशन है? टाइम के रिगार्डिंग कंडीशन है, प्रोमिसरी नोट नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। ठीक हो गया। एक पैसा पेबल में बी सर्टेन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4, ऑल्दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट, हालांकि इसके अंदर फ्यूचर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और इज पेबल एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज, या फिर इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज पर पेबल है वो, और इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज वो आपको मिलेगा। एंड ऑल्दो, और यद्यपि यह जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोवाइड्स दैट, बताता है कि ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड शैल बिकम ड्यू। क्या बताएगा आपको? क्या ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यस, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के अंदर यदि कोई डिफॉल्ट हो गया है तो ये जो बैलेंस है वो ड्यू हो जाएगा। पैसा कैसे आता है? पैसा इंस्टॉलमेंट के अंदर आता है। एक महीने की भी यदि इंस्टॉलमेंट जम कर दी तो ध्यान रखना सारा का सारा पैसा दे बन जाएगा। सिंपल है। और दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन है, मान लो अगर आप एक्सचेंज कराते हो, करेंसी एक्सचेंज कराई कभी? ठीक है ना, कैसे होती है? लेट्स से अमेरिकन डॉलर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अमेरिकन, आपका कोई वहां पे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है जी, उसने आपको अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करी है, कितने? $100 में पेमेंट करी है। आज का रेट कितना है? लेट से ₹100 लगा लेते हैं, ठीक है ना। 100 इंटू 100 कितने हो गए? 10,000। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो,
बहुत देर होगी। कितने रुपए मिलने चाहिए आपको? 10,000। कहाँ से भेजे हैं? अमेरिका से भेजे हैं। यहाँ पर आपको 10,000 मिलेंगे, कट के मिलेंगे, ठीक है ना। जो सर्विस चार्जेस रहेंगे, एक्सचेंज के जो सर्विस चार्जेस हैं उसके हिसाब से। एक्सचेंज किस रेट पे होगा? जो इंडियन एक्सचेंज बोर्ड है उसके हिसाब से। डेली का अलग अलग हिसाब होता है। जो करंट में चल रहा हाँ, जो करंट में चल रहा था उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज होकर मिल जाती है। डन हो गया? कहाँ गया? इसी कारण से ये देखो, दोबारा से पढ़ देता हूँ। एक सर्टेन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 के हिसाब से, ऑल दो यद्यपि इट इंक्लूड, जिसके इसके अंदर फ्यूचर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, या फिर वह पेबल है एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज, या फिर इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है, ठीक है जी, बिल्कुल, और इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर कोर्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। कंडीशन ही है सारी की सारी ये। नहीं मैं तो $100 ही दूंगा, मिलेगा ही नहीं। चलो, आप बैठ गए एरोप्लेन में, ठीक है, एरोप्लेन में बैठ गए और आपने क्या किया, आपने वहां से एक 100 सबसे बड़ा नोट कौन सा डॉलर में? मेरे ख्याल $100 ही सबसे बड़ा। सो ही है ना, ठीक है ना, क्योंकि $500 में तो भाई पूरा साल लेके घूम रहा है अगर वो है, ठीक है ना। चलो, आपकी पॉकेट में देखो कितनी नॉर्मल सी बात है, आपकी एक पॉकेट में 100 रुपए की गड्डी, 100 रुपए की गड्डी, और दूसरी जेब में आपके 100 रुपए की गड्डी, 100 रुपए के 100 नोट, $100 के 100 नोट, सॉरी, अरे एक पॉकेट में 100 रुपए के 100 नोट, ठीक है जी। बताओ पहुंच जाओगे? चलो, आपकी पॉकेट में खुले पैसे रखे हो, जैसे इंडियंस को आदत होती है ना, वो गड्डी बना के पूरा वो, ठीक है जी, ऐसे फुला फुला के चलते हैं, ठीक है जी, डन, सिंपल, वहां कर सकते हो। और कैसे? एयरपोर्ट से हवाई जहाज के अंदर बैठ के क्या होगा बताओ? चलो चेकिंग, पकड़े पकड़ेंगे नहीं, चेकिंग होगी। अब रखवा लेंगे बात, सही। कोई फॉरेन करेंसी देश में आ रही है तो एक्सचेंज होगी वो, अगर बिना एक्सचेंज करेंसी आपके पास पड़ी हुई है तो भाई ये हवाले का पैसा है, ध्यान रखना। हवाला के कारोबारी बन गए हो तुम्हें। वो सब फील्ड वर्जन दिखाने के लिए ले आते हैं हाँ, रिकॉर्ड कराओगे आप ये? अच्छा यही रोहतक में मिल जाते हैं डॉलर से, बट अगेन एक्सचेंज रेट पे आपके पास अवेलेबल हो, सिर्फ दिखाने का काम आएगा। यहाँ किसी रेडी वाले को दे दो, ठीक है ना, एक प्लेट मोमोज खा लो यहाँ पे, 20 रुपए देगा उल्टे, $100 के बदले में 80 रुपए की प्लेट है ना, समझ रहे हो? सही, सिंपल, एक्सचेंज रेट के ऊपर ये कंडीशन है, अगर आपको यूज करना है तो सीधा सिंपल आ गया। द पर्सन टू whom इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन इज गिवन, जिसको ये क्लियर है कि डायरेक्शन गिवन, डायरेक्शन दी जा चुकी है, और दैट पेमेंट इज टू बी मेड, पेमेंट होनी है, मे बी ए सर्टेन पर्सन, वो एक सर्टेन पर्सन हो सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 4 के हिसाब से, ऑल्दो यद्यपि ही इज मिसनेम्ड, हालांकि वो मिसनेम्ड है, या फिर डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली, या फिर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है। सिंपल ये लिख दिया कि पेबल टू द मैनेजर ओनली, तो अगेन मैनेजर तो कोई भी हो सकता है हर साल में नया मैनेजर आ जाता हो, ठीक है ना। अच्छा, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, सिंपल। अंग्रेज आए जब देश के अंदर, ठीक है जी, तो अब उनसे चट्टोपाध्याय बोला ही नहीं जा रहा, अब वो कलकत्ता में चले गए, कलकत्ता में जाना पड़ा क्योंकि एक समय पर दुनिया का पूरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, पूरे बंगाल की इकोनॉमी, और ठीक है जी, इसी कारण से बंगाल के लिए सबसे ज्यादा जो है युद्ध वगैरह हुए। चलो छुट्टी कर देते हैं, डन हो गया, सही। अब उनसे बोला ही नहीं जाए। अब चट्टोपाध्याय उठा के क्या कर दिया अंग्रेजों ने? चैटर्जी कर दिया। बंदोपाध्याय उठा के क्या कर दिया? बैनर्जी कर दिया। ठीक हो गया, इस हिसाब से सिंपल। आपका प्रोमिसरी नोट निकल चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज निकल चुका है। दूसरा होमवर्क, डिफरेंस करके आना आपको दोनों में।
यस नो? ठीक है, कल देख लो जरा एक बार, चैप्टर 2 सारा निपटेगा भैया कल, कल की कल में निपटाऊंगा सारा का सारा। यस, चैप्टर 2 ही निपटेगा कल। सिंपल है, सही। तुम्हारे लिए और होमवर्क कैसे है, जैसे आगे आ जाओ। अब आपको नेक्स्ट सेक्शन कौन सा मिलेगा? नेक्स्ट सेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 6 चेक। ठीक है, ऐसे ही घर पे चेक रखा हो तो घर वाला चेक देख लेना, ठीक है ना, या फिर सिंपल इसके ऊपर जाके देखना होता है, स्पेसिमेन लिख लेना। अगर मान लो ना दिखाए ना चेक किसी व्यक्ति को, तो सिंपल स्पेसिमेन ऑफ चेक्स बस ये करके टाइप कर दो। हाँ, ठीक है ना, सिंपल। अगेन नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आओ, देखो जरा स्क्रीन के ऊपर, ड्रॉवर का आपको लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, अगर गूगल पे देख रहे हो तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स ही देखोगे, अदरवाइज फालतू की डिक्शनरी से नहीं देखोगे। हाँ जी, हाँ, क्योंकि देखो पर्यायवाची है, अंग्रेजी कोई बेसिकली कोई एस्टेब्लिश भाषा नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तो एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग मिलेंगे। और अंग्रेजी के साथ समस्या क्या है कि एक पॉजिटिव मीनिंग मिलता है और उसी समय एक नेगेटिव मीनिंग मिलता है। लीगल डिक्शनरी में ये कह रहा है कि मीनिंग अलग होते हैं क्या? हाँ, उसमें अलग होते हैं, उसमें सेम वाले भी मिलेंगे आपको, अलग वाले भी मिलेंगे। अपने को कौन से देखने हैं? अपने को वो जो लो में काम आए। अब नेगेटिव वाला काम आ रहा है, पॉजिटिव वाला काम आ रहा है, क्या देखो क्या पता, ठीक है ना। अगेन ड्रॉवी का मीनिंग होना चाहिए, एक्सेप्टर का मीनिंग, ऑनर का मीनिंग, ठीक है ना। ये इंग्लिश मत करवाना क्योंकि कल मेरी करवाओगे दौड़ तुम, ठीक है ना, कि ये मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, ये देख लेना इसके मीनिंग अच्छे से, ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर देख लेना, सिंपल है। ये देखो जरा एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट तो बेसिकली क्या है, लगभग लगभग हर बेरेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें क्लियर कर लोगे तो उन बेरेक्ट में भी काम आ जाएगा। एक एंडोर्समेंट होता है, एक इंडोर्समेंट होता है, ठीक है ना, एक ई वाला एक आई वाला, ये दिखाई दे रहा है सामने, दोनों को सर्च कर लेना और दोनों का मीनिंग कर लेना, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक हो गया। ये देखो आगे एनकोएट सेक्शन 20 दिख रहा है वर्ड इनकोएट, ये पता होना चाहिए, सही। मैच्योरिटी, कागज भी मैच्योर हो जाते हैं, पता है। तो मैच्योरिटी का मीनिंग देख लेना, कहने का मतलब। और यहाँ आगे मुझे मत बताना मैच्योर का मतलब वयस्क, डांट लगेगी कल। चेक करना होमवर्क के जैसे, ठीक है ना, और ऐसे होमवर्क नहीं करना जैसे अभी तक कर रहे हो, सीरियसली करना। सेक्शन 25 तक निपटा के आना, सेक्शन 25 निपटते ही ये सोच लेना आधा बेरेक्ट हो चुका है, क्योंकि सेक्शन 25 होने के बाद, चैप्टर 2 होने के बाद बाकी जो बचा हुआ है, ये चैप्टर 3 से लेकर 16 तक, ये एक क्लास में करवाऊंगा मैं, ठीक है, सही। आपकी तकरीबन 4 से 5 दिन की क्लास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल है। चलो, सी यू टुमारो।